हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी। सो आज के सेशन में हम आपका क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फर्स्टली वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपने इतना डिमांड किया कि मैम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमें प्लीज पढ़ा दो, तो फाइनली हम आज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये पूरा का पूरा चैप्टर ना आपका लगता है स्टूडेंट्स को कि बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, बट ये डिफिकल्ट जब तक है जब तक आप इस चैप्टर को ना थोड़ा विजुअलाइज करके नहीं पढ़ोगे। आप सिर्फ कंसेप्ट को पढ़ रहे हो एंड उसको सोच रहे हो कि हाँ मैं इन सब चीजों को मेमोराइज कर लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है इस चैप्टर में, क्योंकि जब तक आप इन चीजों के एनिमेशंस नहीं देखोगे तो आपके माइंड में नहीं सेट होने वाला है चैप्टर। तो हमेशा याद रखना इस चैप्टर को जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करो तो कुछ एनिमेशंस देख लो उससे पहले। अब यूट्यूब पे बहुत सारी एनिमेशन अवेलेबल होती है, तो कोई भी अगर आप पार्ट पढ़ रहे हो, सपोज आप नर्व इम्पल्स के बारे में पढ़ोगे, नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होती है, आप उसकी पहले एक एनिमेशन देख लो एंड एनिमेशन देखने के बाद आप अपने नोट्स देखो। सेम चीज आपका ब्रेन के लिए अप्लाई होगी। अगर आप ब्रेन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, मैम सेरिबेलम पार्ट, सेरिब्रम पार्ट, हमें नहीं समझ में आता कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। सेम चीज सभी के साथ होता है, ये नहीं कि सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है, मेरे साथ भी यही होता था स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ती थी इस चैप्टर को। तो धीरे धीरे मैंने क्या किया, एनिमेशंस पे थोड़ा अपना फोकस ज्यादा किया, जिसकी वजह से ना कंसेप्ट आपको इजीली क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इस चैप्टर में सबको पता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, एक बेसिक से एग्जांपल लेके मैं आपको समझाती हूँ। सपोज करो मैंने ना आपको हैंड पे पिन किया। ठीक है, आपको जैसे ही मैंने पिन किया तो अचानक से आप क्या करोगे, अपना हैंड पीछे लेके जाओगे, तो आपको पेन भी फील होगा इस टाइम पे एंड आपका जो हैंड का मूवमेंट है वो खुद से होगा। अब ये तो नहीं ना कि आपको मैंने ऐसे पिन किया तो आप सोचोगे कि हाँ मुझे पिन किया है, मुझे पेन हो रहा है, मुझे अब हैंड पीछे लेके जाना चाहिए। वो रैंडमली होता है। तो रैंडमली प्रोसीजर क्यों होता है आपका, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यूरल सिस्टम। बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर एक न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक ऐसा सिस्टम है, अगर बाहर से कोई भी स्टिमुली आ रही है, जैसे मैंने आपको पिन किया तो वो क्या एक स्टिमुली है ना, जैसे ही स्टिमुली किया तो आपकी स्किन ने उसको सेंस किया एंड सेंस करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को वो सेंसरी न्यूरॉन्स आपके ब्रेन तक लेके जाएंगे। अभी सेंसरी न्यूरॉन वर्ड पे भी ध्यान रख दो। सिर्फ इतना ध्यान रखो, जैसे ही आपको बाहर से कोई स्टिमुली मिली या फिर अचानक से आपका आयरन के ऊपर हाथ लग जाता है, ठीक है, या फिर आप किचन में खड़े हैं, किचन में कोई किसी भी गर्म चीज के ऊपर आपका हाथ लग जाता है, तो अचानक से आप हाथ पीछे पुल करते हो। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके इसी के अंदर आएंगे। तो वो अचानक से जो होता है कि कैसे आपको पता लगा कि हाँ मुझे इस टाइम पे क्या करना है, तो वो चीजें आपका पूरा ब्रेन कंट्रोल करता है। जैसे ही आपको बाहर से स्टिमुली फील हुई, आपने अचानक से क्या किया, अपनी बॉडी मूवमेंट, अपना हैंड का मूवमेंट किया। तो वो मूवमेंट के लिए आपको पता कैसे लगा, ऑर्डर कहाँ से आया, तो वो ऑर्डर आता है आपका ब्रेन तक। अब आप बोलोगे मैम कि मुझे फील तो हैंड पे हो रहा है, ऑर्डर ब्रेन कैसे कर रहा है। वो ऐसे कर रहा है क्योंकि जैसे ही आपके हैंड पे कुछ फील हुआ तो हैंड से एक न्यूरॉन ट्रांसमिट हुई आपके ब्रेन तक। हैंड से ब्रेन तक एक न्यूरॉन ट्रांसमिट हुई, फिर उस न्यूरॉन ने क्या मीन्स आपके ब्रेन ने क्या किया, उस न्यूरॉन को ऑर्डर दिया कि इस टाइम पे आपको क्या करना होगा। तो उस टाइम पे क्या हुआ, ब्रेन ने ऑर्डर दिया कि आपको अपना हैंड पीछे पुल करना है। अब देखो मतलब अगर मैं प्रोसीजर सोचूं कि पहले सेंसरी न्यूरॉन जाएगी, फिर वापस से कोई एक ऑर्डर लेके आएगी न्यूरॉन, तो इसमें टाइम लगना चाहिए ना। क्या ऐसा होता है कि आपका आयरन के ऊपर हाथ टच हुआ तो आप वेट कर रहे हो कि कब मेरा ब्रेन ऑर्डर देगा एंड कब मैं हैंड पुल करूंगा, ऐसा नहीं होता ना। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो प्रोसेस होता है बहुत फास्ट होता है। ये नहीं कि कोई टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत मिली सेकेंड्स के अंदर ही आपके प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हम आपको इसका पढ़ेंगे लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लोअर ऑर्गेनिजम्स। फिर उसके बाद आएंगे हम हायर ऑर्गेनिज्म मींस ह्यूमन न्यूरल कंट्रोल के अंदर। अब लोअर ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ आपको ये याद रखना है, सबसे पहले होती है आपकी स्पंजीज। स्पंजीज कौन से फाइलम के अंदर आती है, कौन से फाइलम में आती है स्पंजीज, वही पैरा के अंदर। तो स्पंजीज जो होती हैं इनके पास कोई भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट नहीं होती है, दे डोंट डू नॉट हैव एनी न्यूरल सिस्टम, के पास कोई न्यूरल सिस्टम नहीं होगा। तो इस चीज को आप राइट डाउन कर सकते हैं, डू नॉट हैव न्यूरल सिस्टम, कोई न्यूरल सिस्टम इनके पास प्रेजेंट नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल आता है आपका हाइड्रा का। ठीक है,
अब हाइड्रा के अंदर क्या आता है, हाइड्रा के पास न्यूरल सिस्टम होता है बट बहुत प्रिमिटिव टाइप का होता है। प्रिमिटिव मींस पुराने टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हाइड्रा हैज प्रिमिटिव न्यूरल सिस्टम। इसके पास हुआ आपका प्रिमिटिव न्यूरल सिस्टम। ये तो हो गई आपकी लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो आपके एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। अब हम देख लेते हैं एनसीईआरटी ने आपका क्या लिखा हुआ है। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे हम आपका पूरा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, एंड अपने जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट है जो आपके नीट एग्जाम के लिए जरूरी है वो भी हम आपका पढ़ते हैं। चलो देखो, एज यू नो द फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। आपकी बॉडी के अंदर एक बैलेंस बनाने के लिए आपके जो ऑर्गन्स है एंड ऑर्गन सिस्टम है उनको एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन करना बहुत जरूरी है। एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन करना बहुत जरूरी है। सो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस through which two or more organs interact and complement the function of one another। देखो कोऑर्डिनेशन का ना मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अच्छा, सभी ने अपने घरों में आंट्स देखी है, चींटियां। ये एक चींटी है, अरे बड़ी अजीब सी बन गई है, अच्छे से बनाता है। कोई सोच सकता है हम यहाँ पे चींटी का कौन सा एग्जाम्पल लेंगे। ये एक चींटी है, ठीक है। अभी इसके सामने एक और चींटी है। हमेशा देखा ना चींटी एक स्ट्रेट लाइन में चलती है आपका। कभी भी ऐसे देखा कि एक चींटी लेफ्ट साइड में जा रही है, एक राइट साइड में जा रही है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे एग्जाम्पल क्या है, रीजन क्या है इसके पीछे का, कि क्यों हमेशा जो पीछे वाली चींटी है वो आगे वाले को फॉलो करे। मीन्स एक लीडर होता है उनके आगे का, एंड वही लीडर के सामने वो चलती जाती है। जिस डायरेक्शन में आपका लीडर जाएगा उसी डायरेक्शन में बाकी पीछे की सारी चींटियां जाएंगी। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन ये होता है कि जो आपका लीडर चींटी जो होती है, लीडर आंट जो होती है, वो अपने अंदर से एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं फेरोमोन। अगर हमेशा कभी भी आपको कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल देना है तो चींटियों का एग्जांपल देना, क्योंकि चींटियां हमेशा एक कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करती है। वो क्यों वर्क करती है, क्योंकि जो फर्स्ट वाली चींटी है ये हमारी, और ये है हमारी सेकेंड नंबर वाली चींटी, हमेशा फर्स्ट और सेकंड दोनों कोऑर्डिनेटेड वे में ही वर्क करेंगे। मीन सेकंड वाली हमेशा फर्स्ट को फॉलो करेगी, जिस डायरेक्शन में फर्स्ट जाएगी उसी डायरेक्शन में आपकी सेकंड जाएगी। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाली ने अपने अंदर से रिलीज किया हार्मोन फेरोमोन, एंड उसी को फॉलो करेगी, उसी को सेंस करेगी सेकंड वाली चींटी, एंड उसी डायरेक्शन में वो चलती जाएगी। ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन है। मींस फर्स्ट वाली चींटी और सेकंड वाली चींटी आपस में इंटरेक्ट कर रही है एंड फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, वही फेरोमोन रिलीज कर रही है, उसको सेंस कर रही है। पीछे वाली जितनी भी चींटी है वो सब सेम काम करने वाली है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन समझ में आया। सेम चीज ऐसे ही है कि हमारा हार्ट भी एक कोऑर्डिनेटेड, सॉरी हार्ट नहीं में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, आप हार्ट ले सकते हो, आपके लंग्स ले सकते हो, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भी एक कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करता है। आप फूड खा रहे हो, पहले आपके इसोफेगस में जाएगा, इसोफेगस के बाद कहाँ पे जाते हो, आपके स्टमक में आएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे ही आपको फ्लो करता है, नहीं करता है। अगर ये सारे के सारे ऑर्गन्स एक कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं होते, आपस में इंटरेक्टिव नहीं करते, तो क्या डाइजेशन पॉसिबल था, नहीं पॉसिबल था ना। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन होना आपकी लाइफ में भी और आपके बॉडी ऑर्गन्स में भी बहुत जरूरी होता है। क्लियर, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। चलो फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज फॉर मेंटेनिंग एन इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी। आप एक्सरसाइज करते क्या करते टाइम क्या काम करता है, आपकी जो मसल्स की एक्टिविटीज होती है वो इंक्रीज हो जाती है। उसकी वजह से क्या होगा, आपको एक लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा अमाउंट में आपको ऑक्सीजन चाहिएगी। अभी देखो आप एकदम रिलैक्स बैठे हो, अपने रिलैक्स आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ते टाइम आपको एक नॉर्मल अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिएगी। लेकिन अगर आप कहीं पे रन कर रहे हो तो रन करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिएगी ना, एज कम्पेयर टू अगर आप रेस्टिंग स्टेज में हो।
तो वहां पे आपको कम ऑक्सीजन चाहिए, बट जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो या कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, उस टाइम पे आपको ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसी अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी क्या होगी, ज्यादा ऑक्सीजन का कंजप्शन करेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रहता है ना कि वो काफी टाइम बाद जो फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं उसके बाद उनको क्रैम्प्स होने लग जाते हैं, थाइज में, हैंड्स में, लेग्स में। वो क्रैम्प्स क्यों होता है, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन उनके मसल्स को नहीं मिल पाती है। तो उनके वहां पे फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है वो एनारोबिकली ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड कहीं भी एसिड बनेगा तो प्रॉब्लम तो कोज होगी। तो उस टाइम पे वहां पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से उनको पेन फील होता है, मस्कुलर पेन फील होता है। तो हमेशा चलो अपने पॉइंट पे ही आता है, व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज तो एनर्जी डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी मस्कुलर एक्टिविटीज को इंक्रीज कराने के लिए। सो ऑक्सीजन की सप्लाई भी इंक्रीज होगी, राइट। सो इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेट एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अगर आपको ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिएगी तो आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। आपकी हार्ट बीट्स भी बढ़ जाएंगी, आपका ब्लड फ्लो वाया ब्लड वेसल्स वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ये सारी चीजें होंगी या नहीं होंगी, तो इट मीन्स आपका जो हार्ट है, आपके जो लंग्स हैं, वो कोऑर्डिनेटेड वे में मेहनत कर रहे हैं। अगर आपके लंग्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा है कि हाँ उसको भी क्या करना है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ाना है, तो सेम चीज आपके हार्ट पे भी कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करेगी ही करेगी। तो इट मीन्स आपके जो ऑर्गन्स है वो आपस में कोऑर्डिनेटेड है। क्लियर। When physical exercises stop, the activities of nerves, lungs, hearts and kidney gradually return to their normal condition। हो जाता है नहीं हो जाता है, आपने एक्सरसाइज की उसके बाद आप नॉर्मल स्टेट में आ गए, तो उसके बाद आपकी जितनी भी एक्टिविटीज चल रही है सब नॉर्मली आ जाती हैं। Thus, the function of muscles, lungs, heart, blood vessels, kidney and other organs are coordinated while performing physical exercises। फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए आपको इन सारे फंक्शंस की, इन सारे ऑर्गन्स के प्रॉपर फंक्शनिंग की जरूरत होती है। सो इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम jointly coordinate and integrate all the activities of the organ so that they function in a synchronized fashion में ये आपका फंक्शन कर पाए। क्लियर। अब चलो ना अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि आपका आखिरकार न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर होता क्या। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इट इन्वॉल्व्स control and coordination of various body functions through neurons। न्यूरॉन्स क्या होती हैं, कैसे फंक्शन करती है, वो सब आपका आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इतना देखना, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या हुआ, इट इन्वॉल्व्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन। आपके बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं थ्रू न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की हेल्प से वो आपका फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इतना समझ में आया, बॉडी आपकी कोऑर्डिनेटेड क्यों होनी चाहिए, कैसे वो कोऑर्डिनेटेड रहती है एंड किसके थ्रू वो कोऑर्डिनेटेड रहती है, न्यूरॉन के थ्रू कोऑर्डिनेटेड रहती है। क्लियर। अब देखो, द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क
सो देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं आपका यही फिर से सीएनएस पे ही हम पढ़ रहे थे ना। सीएनएस में आ गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब बात आती है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम किसको बोलेंगे। अब इससे पहले आपको दो टर्म्स पता होने चाहिए। एक होता है हमारी बॉडी के अंदर वॉलेंट्री ऑर्गन्स, और एक होता है हमारी बॉडी के अंदर इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। अब दोनों के बारे में पता है नहीं पता है आपको, ये बताओ पहले तो आप। वॉलेंट्री, अच्छा स्कूल टाइम में होते थे ना वॉलेंटियर्स, तो ड्यूटीज मिल जाती थी तो उनका नाम था, हाँ यहाँ वॉलेंटियर्स है, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्टली हमें चलना पड़ेगा, फ्रेंड्स के साथ बातें नहीं करनी है, साइलेंट रहना है, वॉलेंटियर्स खड़े हैं रास्ते में, होते थे ना इस टाइप के। तो वॉलेंटियर्स आपके वो होते हैं जो अपनी फंक्शनिंग, जो अपनी बॉडी की फंक्शनिंग किसके अकॉर्डिंग करते हैं, हमारे अकॉर्डिंग करते हैं। वॉलेंट्री ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स आपके वो ऑर्गन्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। अब एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ, जैसे सपोज मेरा हैंड है, तो मैं हैंड को अपनी मर्जी से मूव करा सकती हूँ। तो हैंड के अंदर कौन सी मसल्स हैं, आपकी स्केलेटल मसल्स हैं, है या नहीं है। तो स्केलेटल मीन्स जो मेरी स्केलेटल मसल्स है वो मेरे अकॉर्डिंगली वर्क करेंगी, करेंगी नहीं करेंगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने ले लिया हार्ट का। क्या ऐसा हो सकता है कि अभी मेरा मन कर रहा है कि ना मेरा हार्ट बीट करे, बट कुछ टाइम बाद मेरा मन कर रहा है कि यार हार्ट बीट ना करे। ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए ना मैं बोल दूं हार्ट को कि यार थोड़ा सोने चला जा, अभी थक गया होगा काफी। नहीं हो सकता ना पॉसिबल। सेम आपका ब्रीथिंग के साथ है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है, आपके कंट्रोल में नहीं होता है। सेम आपका इसोफेगस का मूवमेंट के बारे में अगर हम बात करें, मीन जितने भी आपके बॉडी के इंटरनल लाइनिंग्स के पार्ट है, इंटरनल पार्ट जैसे कि आपका स्टमक हो गया, आपका इसोफेगस हो गया, आपका लीवर, आपका किडनी, ये सब फंक्शनिंग अपने अकॉर्डिंगली करता है ना अपने अकॉर्डिंगली। हमारे अकॉर्डिंग जैसे कि हमारी टंग का मूवमेंट हम अपने अकॉर्डिंग कराते हैं, हमारा स्केलेटल सिस्टम का मूवमेंट हम अपनी मसल्स को, हैंड्स को, लेग्स को, नेक को अपनी मर्जी से मूव करा सकते हैं ना, तो उसको बोलेंगे हम वॉलेंट्री। एंड जिसको मूव नहीं करा सकते, जिसको हम अपनी मर्जी से काम करा सकते हैं वो वॉलेंट्री, जिसको नहीं करा सकते वो इनवॉलेंट्री। तब यही चीज देखो, सीएनएस आपका कनेक्टेड होता है दोनों टाइप्स के ऑर्गन से, इनवॉलेंट्री organs as well as your voluntary organs। इसको ध्यान से समझना, अगर ये वाला चार्ट आपको समझ में आ गया ना तो पूरा चैप्टर आपके लिए इजी होगा। अनलेस आप सोचते रह जाओगे मैम वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री कैसे पीएनएस आपका वर्क करता है, इसलिए ये वाली चीज एक बार ध्यान से समझ लो बस। देखो, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स क्लियर। अब सीएनएस आपके इनवॉलेंट मींस हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से कनेक्टेड है। किसके थ्रू कनेक्टेड है, आपके न्यूरॉन्स के थ्रू कनेक्टेड है। तो आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड जो आपके इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स तक कनेक्टेड है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं आपका एएनएस सिस्टम। और आपका जो ब्रेन वाला पार्ट आपके वॉलेंट्री ऑर्गन से कनेक्टेड है उसको बोलेंगे हम एस एन एस। मीन्स ए एन एस और एस एन एस कोई सिस्टम टाइप से नहीं है, इसके अंदर वो न्यूरॉन्स आएंगी, इसके अंदर वो सारी न्यूरॉन्स आएंगी जो आपके ब्रेन को इनवॉलेंट्री ऑर्गन से कनेक्ट कर रहा है। सीएनएस को इनवॉलेंट्री ऑर्गन से कौन सी न्यूरॉन्स कनेक्ट करेंगे, आपकी एएनएस टाइप की। और सीएनएस को वॉलेंट्री ऑर्गन से कौन कनेक्ट करेगी, आपका एसएनएस टाइप की। अब एएनएस ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, एसएनएस सोमेटिक न्यूरल, ये मैं लिखवाऊंगी अभी आपको, इसके बारे में टेंशन नहीं लेना। चलो इसके बारे में एक बार लिख लेते हैं। इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स आपके क्या आते हैं, आपकी स्मूथ मसल्स, मीन्स मोस्टली आपके इंटरनल ऑर्गन्स। फिर आती है आपकी इसमें हार्ट भी आप लिख सकते हो, आपका लीवर और आपकी ग्लैंड्स वगैरह ये सब आ जाएगा इनवॉलेंट्री के अंदर। एंड वॉलेंट्री के अंदर आ जाएगा आपका स्केलेटल मसल्स। यहां तक क्लियर है। सिर्फ इतनी चीजें बताई मैंने आपको। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके इनवॉलेंट्री ऑर्गन से कनेक्टेड होता है थ्रू एएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके वॉलेंट्री ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है थ्रू एसएनएस। अब इसी सिस्टम को जिसमें आपका एएनएस और एसएनएस आते हैं, इसी पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, पीएनएस बोलते हैं। मतलब एस प्लस ए आपका ऑटोनॉमिक प्लस सोमेटिक दोनों मिलके पेरीफेरल सिस्टम बना देते हैं। मींस आपकी जो पूरी बॉडी का न्यूरल सिस्टम है उसके अंदर आपके एएनएस भी आ गया, एसएनएस भी आ गया, इनको कंबाइन वे में हम बोलते हैं पीएनएस। मींस आपका पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम।
दिस इज योर पीएनएस। अगर मैं पीएनएस की डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगी, बताओ पीएनएस की डेफिनेशन क्या होगी। इट इज द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, ये आपके न्यूरॉन्स का एक ऐसा नेटवर्क है जो आपके सीएनएस को डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट करता है। अब वो वॉलेंट्री भी हो सकता है, इनवॉलेंट्री भी हो सकता है नहीं हो सकता है। तो लिखो पीएनएस की डेफिनेशन क्या हुई आपकी, इट इज द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। कहीं भी समझ में नहीं आएगा ना तो सेम टाइम पे बोल देना, ठीक है। नहीं तो अगर आपको कोई भी टॉपिक यहाँ पे समझ में नहीं आया ना फिर आगे प्रॉब्लम आएगी समझने में। तो देखो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन विच कनेक्ट CNS टू बॉडी ऑर्गन्स। क्लियर यहां तक सारी चीजें। अब एक और चीज एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करो, वो क्या ऐड करोगे, एएनएस के अंदर हमेशा आएंगी आपकी क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती हैं, कि ब्रेन में जो नर्व्स होती हैं वो बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। तो सीएनएस के अंदर सॉरी एएनएस के अंदर आएंगी आपकी क्रेनियल नर्व्स। अभी कोई मुझे बताएगा कि क्रेनियल नर्व्स कितने पेयर होती हैं, और एसएनएस के अंदर क्या आती है हमारी, एसएनएस के अंदर आती है आपकी स्पाइनल नर्व्स। अब इससे एक और चीज आपको समझ में आ रही होगी, मीन्स जो हम अपने अकॉर्डिंगली काम कर पा रहे हैं वो कंट्रोल कर रहा है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड इज द असिस्टेंट ऑफ ब्रेन, ऐसे समझ सकते हो, ब्रेन का असिस्टेंट है स्पाइनल कोड। तो जो काम हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं वो हम असिस्टेंट संभाल रहा है, और जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं खुद की मर्जी से, बॉस के कंट्रोल में है, तो वो कौन संभालेगा, आपका ब्रेन। ब्रेन से निकलने वाली न्यूरॉन्स क्रेनियल नर्व्स, और आपकी स्पाइनल से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स जिसको हम बोलते हैं सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। क्लियर यहाँ तक। अब मैंने यहाँ क्वेश्चन पूछा था ना आपसे, क्रेनियल नर्व्स कितने पेयर होती हैं, जल्दी से बताओ। क्रेनियल नर्व्स होती हैं बेटा आपकी 12 पेयर्स। क्रेनियल में आती है आपकी टोटल 12 पेयर्स, एंड स्पाइनल में होती है आपकी कितनी, 31 पेयर्स। ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपका, क्रेनियल नर्व से पेयर पूछा जाता है, स्पाइनल नर्व का पेयर पूछा जाता है। अब एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करो। ये पूरा फ्लो चार्ट आपके एक ही पेज पे बना होना चाहिए। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम लिखोगे, नीचे डायग्राम बनाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। अभी जो ये 12 पेयर्स होती है ना, इन 12 पेयर न्यूरॉन्स में कौन कौन सी न्यूरॉन्स हो सकती हैं, तीन टाइप की न्यूरॉन्स इसके अंदर हो सकती हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स भी हो सकती हैं आपकी, मोटर न्यूरॉन्स भी हो सकती हैं, एंड आपकी मिक्स्ड न्यूरॉन्स भी हो सकती हैं। ये भी मैं आपको अभी समझाऊंगी। बट अगर मैं बात करूंगी 31 पे स्पाइनल में, तो स्पाइनल में सिर्फ आती हैं आपकी मिक्स्ड। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है फॉर श्योर। पूरा फ्लो चार्ट ह्यूमन न्यूरल सिस्टम कैसे वर्क करेगा समझ में आया। देखो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर, चलिए फिर से एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं अच्छा सा, ताकि ये चीज आपके ब्रेन में सेट हो जाए। जैसे कि न्यूरल सिस्टम एनसीईआरटी ने दिया, इसको भी पढ़ेंगे। पहले हम अपना फ्लो चार्ट पे फोकस करते हैं। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से पार्ट में, जल्दी से बताओ। एक हो गया सीएनएस और एक हो गया आपका पीएनएस। सीएनएस के अंदर क्या क्या आता है, सीएनएस के अंदर आता है आपका ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड। यहां तक कोई डाउट, ये हो गया हमारा ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड। अब हम बात कर रहे हैं पीएनएस की, तो पीएनएस को मैंने वहां पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से पार्ट्स देखे थे हमने वहां पे, पीएनएस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका एसएनएस और एक मैंने बताया था वहां पे एएनएस। एसएनएस की फुल फॉर्म बताओ, एस फॉर सोमेटिक एंड एस फॉर स्पाइनल कोड। जो आपका स्पाइनल कोड आपके कौन से ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, वॉलेंट्री ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। एएनएस के बारे में आपका आ गया ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखते हैं, इसमें कौन से ऑर्गन्स को ये कनेक्ट करता है, आपका एसएनएस आपका कनेक्ट करता है वॉलेंट्री ऑर्गन्स को, एंड ऑटोनॉमिक आपका कनेक्ट करता है इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को।
यहाँ तक क्लियर। अब ऑटोनॉमिक को भी आगे दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ऑटोनॉमिक को आगे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका सिंपैथेटिक और एक होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक। राइटिंग जहां पे समझ में नहीं आएगी ना, पूछने में थोड़ा जल्दी जल्दी में लिख रही हूँ। सिंपैथेटिक में हमेशा आपका काम करता है 3F पे। अब वो 3F क्या क्या होता है बताएगा कोई? 3F क्या होता है? फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट। मीन्स ये आपका 3F। तो 3F का मतलब क्या हो गया आपका? ये इमरजेंसी के टाइम पे वर्क करेगा। जब आपकी बॉडी होगी इमरजेंसी के टाइम में, आप हो गए एग्जाम में फेल एंड मम्मा को पता चल गया कि आप एग्जाम में फेल हो गए हैं, तो उस टाइम पे क्या होगी? इमरजेंसी फील होगी या नहीं होगी? आप भी तो मम्मा से डांट पड़ेगी ना हम लोगों को। एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए, मम्मा बोलती रहती है पढ़ाई करो, हम तो सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी। अब पैरासिम्पैथेटिक क्या? आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स है, तो इस टाइम पे कौन सा आपका सिस्टम वर्क करेगा? पैरासिम्पैथेटिक। आप एकदम रेस्ट मोड में होंगे, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। हमने तो क्लास में टॉप किया। अब जो बच्चे फेल हुआ है उनके अंदर तो उस टाइम पे कौन सा सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम वर्क करेगा। जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं वो हमेशा रेस्ट की फेज में रहेंगे, तो बोलेंगे हम पैरासिम्पैथेटिक। क्लियर ये चीज? एसएनएस और आपका एएनएस। एएनएस को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब एक और चीज आती है आपके यहाँ पे, पीएनएस को दो पार्ट्स में, मींस पीएनएस के अंदर मैंने बताया था आपका नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व। अब हम नर्व्स को देखेंगे, उससे पहले ना एनसीईआरटी क्या लिखते हैं, स्कोर पढ़ लेते हैं। नहीं तो एनसीईआरटी बुरा मान जाएगी कि यार हमको तो पढ़ते नहीं है ये लोग। The neural system of all organism is composed of highly specialized cells called neurons. ये क्लियर हुआ? मीन्स आपका जो न्यूरल सिस्टम है सभी एनिमल्स का, वो किससे बना होता है? न्यूरॉन से बना होता है, जो तीन काम करती हैं। डिटेक्शन का काम करती है, रिसीव का काम करती है और उसको ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। तीन काम करेंगी। पहला काम लिख लो, रिसीविंग का काम करती है। सेकेंड लिखती है प्रोसेसिंग का काम करती है। थर्ड लिख लो, रेस्पॉन्ड करने का काम करती है। चलो मैं इस पे लिखवा दूंगी आपको आगे से फ्लो चार्ट बना के। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। किसके एग्जांपल दिया था आपको? हाइड्रा एंड स्पंजीज का। हाइड्रा के अंदर प्रिमिटिव टाइप का पाया जाता है, स्पंजीज के अंदर पाया नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रा इट इज कंपोज्ड ऑफ अ न्यू नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। सो द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट्स, जहां पे आपका ब्रेन इज प्रेजेंट होता है along with the number of ganglia and the neural tissues. The vertebrates have a more developed neural system. जो आपके vertebrates, lower invertebrates के अंदर तो क्या होता है? न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क पाया जाता है। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम लोअर से हायर की साइड आएंगे तो हमारा न्यूरल सिस्टम और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होकर जाता है, मींस बेटर ऑर्गेनाइज हो जाता है। एग्जाम्पल आपके इंसेक्ट्स और आपके ह्यूमंस। क्लियर ये चीज? चलो ये भी हम देखेंगे बाद में एनसीईआरटी का। पहले हम आपका नर्व्स क्लियर कर लेते हैं। नर्व्स होती हैं आपकी दो टाइप्स के। एक होती है आपकी एफरेंट नर्व्स और एक होती है आपकी इफरेंट नर्व्स। अब एफरेंट का मतलब जो आती हैं, जो क्या करती है? सिग्नल को लेके आती है। आपने एग्जाम्पल वही लेना, आपको हाथ पे किसी ने पिन किया, अब पिन करने के बाद आपको फील हुआ तो उसको लेके आएंगी कहाँ तक? आपके सेंट्रल, क्योंकि मेनली क्या है आपकी पूरी बॉडी का जो ऑफिस है, जो सेंटर है मेन, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अगर आपका अब वो फंक्शन करना चाहते हैं जो आपके कंट्रोल में, तो स्पाइनल कोड को दिया जाएंगे फंक्शन। बट अगर आपको वो वाले फंक्शंस करना है जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, वो सारे कौन कंट्रोल करता है? आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। तो अब वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा। अब हैंड पे आएगा तो यहाँ पे तो स्केलेटल मसल्स होंगी, तो सिग्नल कहाँ तक आएगा? हैंड से आपके स्पाइनल कोड तक आएगा। तो इसलिए हम इनको बोल सकते हैं आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स, या फिर सेंसरी नर्व्स भी हम इनको बोल सकते हैं। जिन्होंने सेंस किया, बाहर से कोई स्टिमुली आई, उसको सेंस इन्होंने कर लिया। अब सेंस करके वो कहाँ तक जाएंगे? स्पाइनल कोड तक जाएगी। स्पाइनल कोड क्या करेगा? अब यहाँ पे एक मोटर न्यूरॉन अपने साथ भेजेगा, मींस इफरेंट न्यूरॉन एग्जिस्ट कराएगा वहां से। किस चीज का एग्जिट कराएगा? किस चीज का एग्जिट कराएगा? इंफॉर्मेशन का, ऑर्डर का, कि अब आपको करना क्या है उस टाइम पे? द एग्जिट ऑफ
ऑर्डर, ऑर्डर वहां से निकलेगा स्पाइनल कॉर्ड से, वो कंट्रोल करेंगे इफरेंट न्यूरॉन, जिसको हम बोलते हैं आपका मोटर न्यूरॉन, या फिर मोटर नर्व्स भी आप लिख सकते हो, बेटर होगा आप नाव से लिखो। बताओ, सेंसरी जो सेंस कर रही है आपका स्पाइनल कॉर्ड तक जा रही है, एंड मोटर आपका जो क्या कर रही है वहां से सिग्नल को लेके आ रही है। सपोज ट्राई करते एक छोटा सा डायग्राम बनाने का। ये मैंने एक हैंड बनाया, बताना कैसा बनाया हैंड, अच्छा बना है। यहाँ पे आपको किसी ने एक पेन लगा के छोटा नेल लिया और आपके हाथ पे लग गया अचानक से, एंड ये आपका यहाँ पे आपका फेस बना देंगे, और ये रही आपकी स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ से सिग्नल गया आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक, ये सिग्नल कौन लेके जाएगा, आपका सेंसरी नर्व आपकी सिग्नल लेके जाएगी, एंड वहां से ऑर्डर लेके आएगा, कौन लेके आएगा वहां से ऑर्डर, ये आया यहाँ से ऑर्डर चल के आपका, एंड कहाँ पे जाएगा, आपकी मसल्स के पास, दिस वन। तो ये आपका लेके आएगा मोटर नर्व। बताओ क्लियर हुआ ये चीज। अब एक टाइप की तो ऐसी हो गई जो सिर्फ सिग्नल को लेके जाने का काम करेंगी, कुछ नर्व्स ऐसी हो गई जो सिर्फ इंफॉर्मेशन को लेके आने का काम करेंगी। अब ये मिक्स्ड वाली क्या है, मिक्स्ड वाली क्या काम करते हैं, मिक्स्ड वाली आपकी वो होती है जो सेंसरी का भी काम कर सकती है और मोटर का भी काम कर सकती है। काम जब भी हमें जरूरत होगी तो दोनों टाइप के फंक्शन ये परफॉर्म कर लेंगे बहुत इजीली, उसको बोलेंगे मिक्स्ड। बताओ आया ये चीज समझ में या नहीं, क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें। चलो अब एनसीईआरटी पे आते हैं। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कौन कौन सा, सीएनएस एंड पीएनएस। क्लियर है यहाँ तक। सीएनएस के अंदर आता है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड इट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन को लेके गया ना, देखो कहाँ तक लेके आया, मसल से उसको क्या करा, मूवमेंट करा स्केलेटल मसल्स तक, तो वो आपका मूव कराएगी तभी। सो पीएनएस क्या करता है, कंप्राइजेस ऑफ ऑल द नर्व्स, पीएनएस के अंदर सारी की सारी नर्व्स आती हैं ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड, जो सीएनएस के थ्रू एसोसिएटेड होती हैं। एंड इसमें आपके टू टाइप्स हो गए, एफरेंट एंड इफरेंट। एफरेंट को बोलेंगे सेंसरी नर्व्स, फाइबर्स, देखो फाइबर से कंफ्यूज है, फाइबर्स नर्व्स बात एक ही है दोनों, इफरेंट फाइबर्स मींस आपकी इफरेंट नर्व्स। सो एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स, कहाँ से, आपके बॉडी ऑर्गन से, मींस आपकी जो स्किन पे फील हुआ वहां से सीएनएस तक लेके जाएगा, एंड इफरेंट क्या करेगा, सीएनएस से आपकी मसल्स तक लेके आएगा। तो इफरेंट क्या करे, ट्रांसमिट करे रेगुलेटरी इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू द कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू एंड कंसर्न, जिसके ऊपर स्टिमुली आई है उसको तो बोलेगी कंसर्न। जैसे ना ऑफिस में कंसर्न पर्सन होता है, तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कंसर्न पर्सन से कांटेक्ट करो ऐसे बोला जाता है, उसी वे में। पीएनएस को आगे हमने डिवाइड किया था दो पार्ट्स में, एएनएस एंड एसएनएस। यहां तक क्लियर है। सोमेटिक न्यूरल सिस्टम रिले करता है क्या, इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू द स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल किस टाइप के मसल्स में आएगा, किस टाइप के ऑर्गन्स में आएगा, बोलो। आपका स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री में आएगा, तो वॉलेंट्री को कौन कंट्रोल करेगा, आपका असिस्टेंट। असिस्टेंट कौन है, स्पाइनल कॉर्ड। जबकि ऑटोनॉमिक मींस जो ऑटोमेटिकली वर्क करता रहता है, किसके कंट्रोल में नहीं, खुद से काम करेगा, उसको कौन करेगा, ब्रेन कंट्रोल करेगा, सीएनएस टू द इनवॉलेंट्री ऑर्गन एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को फर्दर हमने डिवाइड किया, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जब आपके मार्क्स कम आए, फेल हो गए इमरजेंसी की सिचुएशन में, पैरासिम्पैथेटिक जब आपने क्लास में टॉप किया है, रेस्टिंग फेज में। क्लियर। फिर आता है आपका विजरल न्यूरल सिस्टम, इज द पार्ट ऑफ अगेन पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, जो पीएनएस इसी का पार्ट है, विजरल न्यूरल सिस्टम, जिसके अंदर क्या आता है, होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया, प्लेक्सेस, बाय विच इम्पल्स ट्रेवल करती है सीएनएस से टू द वाइसरा एंड फ्रॉम द वाइसरा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको मैं आपको आगे समझाऊंगी पूरा वीएनएस सिस्टम। फिलहाल यहां तक बताओ कोई डाउट है या नहीं, क्लियर हो गया सब कुछ, आगे चले। नोट डाउन तो आई थिंक कुछ करना नहीं होगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत बेसिक चीज है। वैसे भी ना मैं आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी हैंड रिटन, अब वहां से लिख लेना। फिलहाल बस सुनते रहो आराम से बैठ के, सारी मेहनत ना आप लोग मैम को ही करने दो।
चलो अब आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास क्या आएगा अब इसके बाद। अब इसके बाद हमें पढ़ना है आपका ये जो न्यूरॉन न्यूरॉन वर्ड हम बोल रहे हैं ना, आखिरकार ये है क्या। इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं ना, स्ट्रक्चर देखेंगे तभी तो समझ में आएगा कि आखिरकार होती क्या है ये। चलो फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं अच्छी सी एक, ट्राई करते हैं प्यारी सी स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर जरूर बनाओगे आप लोग, अगर नोट्स नहीं बना रही हो ना तो स्ट्रक्चर बनाओ, जैसे मैं बना रही हूँ ना ऐसे ही बनाओ। ये बना दिया हमने सेंटर में आपका न्यूक्लियस, और इसके बाहर क्या प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली जो हमेशा हम बनाते हैं, साइटोप्लाज्म। ये हमारा साइटोप्लाज्म बन गया। फिर हमें क्या बनाना है यहाँ पे आपके, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं और इसमें बना देते हैं हम आपका श्वान सेल्स। ये सब ना डिटेल में पढ़ाऊंगी कैसे कैसे होता है ये, इसको टेंशन नहीं लेना। देखो बताना स्ट्रक्चर कैसी बनी है, अच्छी सी बनी है या नहीं बनी है। चलो स्ट्रक्चर में मेन चीज होती है लेबलिंग, अच्छी नहीं भी बनी है ना तब भी समझो। अब देखो स्टार्टिंग में अगर मैं बोलूँ तो ये तो बीच में आपको दिख ही रहा है क्लियर, न्यूक्लियस, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सेंटर में क्या होता है आपका साइटोप्लाज्म। अब सेल के साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको साइटोप्लाज्म तो बोलते हैं। अब न्यूरॉन के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, तो इसके बाहर क्या मेम्ब्रेन होगी, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं आपका एक्सोलेमा। दिस वन इज योर एक्सोलेमा। तो इट मींस अगर हम देखें तो सबसे पहले आपका जो सेल है न्यूरॉन है। अच्छा एक बात बताओ, क्या न्यूरॉन आपका न्यूरल सिस्टम का एक स्ट्रक्चरल फंक्शन, अच्छा हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट क्या है, अब वो बताओ, ये भी छोड़ो। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट सेल है, तो सेम आपका जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है उसका स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होता है आपका न्यूरॉन। सो आप न्यूरॉन को लिख सकते हो, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। एंड न्यूरॉन ही क्या होती है, अनदर वन बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा पॉइंट होता है इसके लिए, ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है आपकी बॉडी के अंदर, इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर ये लॉन्गेस्ट सेल होती है। एंड अगर मैं बात करूं आपकी बॉडी के अंदर कितनी न्यूरॉन्स पाई जाती हैं, 100 बिलियन न्यूरॉन्स आपके अंदर पाई जाती हैं, 100 बिलियन न्यूरॉन्स। एंड मेजर पार्ट आपके न्यूरॉन्स का पाया जाता है किसके अंदर, ब्रेन के अंदर। सो मेजॉरिटी ऑफ न्यूरॉन्स फाउंड इन ब्रेन, ब्रेन के अंदर आपका मेजॉरिटी ऑफ न्यूरॉन्स पाई जाती हैं। अब इसकी बॉडी को ना हम आपका बात करें तो ऐसे बात कर सकते हैं कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पार्ट होता है इसका सेल बॉडी, सेल बॉडी के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स आएंगे। एक पार्ट हम बोल सकते हैं इसके अंदर डेंड्राइट, जो यहाँ पे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, जैसे कि होता है ना ट्री होता है, एक ट्री के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, ट्री के ब्रांचेस होती हैं है ना, और नीचे की साइड है ये, मैंने सपोज यहाँ पे सॉइल है तो नीचे वाला पार्ट रूट्स होता है, ये आपका स्टेम हुआ, एंड ऊपर वाला पार्ट ये आपका पूरा ब्रांचेस हुआ। तो इसकी जो ब्रांचेस होती है इनको हम क्या बोलते हैं, आपका डेंड्राइट्स बोलते हैं। दीज आर योर डेंड्राइट्स। एंड जो ऊपर वाला पार्ट है
जिसके अंदर पूरा ग्रीनरी और जिसमें फ्रूट्स वगैरह लगते हैं इसको बोलते हैं हम आपका एक्सोन। दिस वन इज योर एक्सोन। एंड नीचे वाला पार्ट होते हैं आपके क्या, इनको बोलते हैं हम आपका स्नेप्टिक नोब। दिस वन इज योर स्नेप्टिक नोब। बताओ इतनी चीजें क्लियर हुई। अब इसके अंदर जो मैंने बताया था साइटोप्लाज्म मींस एक्सोलेमा प्रेजेंट, सॉरी एक्सोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ एक्सोप्लाज्म के साथ साथ इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स। निसल्स ग्रेन्यूल्स का मेन फंक्शन क्या होता है, निसल्स ग्रेन्यूल्स आपके इसके जो एक्सोन वाला पार्ट है इसके अंदर क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं। तो आप इसको लिख लो, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। निसल्स ग्रेन्यूल का फंक्शन हुआ प्रोटीन का सिंथेसिस कराना। ये हुई आपकी सेल बॉडी, इसके अंदर न्यूक्लियस हुआ, इसके अंदर डेंड्राइट्स हुआ। अब ये डेंड्राइट्स हैं आपके। अब ये जो सिंगल ब्रांच है, इस सिंगल ब्रांच को हम क्या बोल सकते हैं, डेंड्रोन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, मींस डेंड्राइट का सिंगुलर फॉर्म डेंड्रोन होगा या नहीं होगा। चलो अब इसके बाद मैंने यहाँ नीचे वाले पार्ट में जो स्टेम वाला पार्ट है हमारे ट्री का, स्टेम वाले पार्ट में इसकी स्टेम के ऊपर कुछ सेल्स लगे हुए हैं। इन सेल्स को हम बोलते हैं आपका शेवान सेल्स। अब ये जो पूरा का पूरा पार्ट है इसके अंदर जो यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है, रेड से मैंने जो बनाया हुआ है, इसको बोलेंगे हम आपका एक्सोन। एंड इसके साथ साथ इसके अंदर जैसे कि सपोज ये एक शेवान सेल और ये एक शेवान सेल, इसके बीच में यहाँ पे एक गैप दिख रहा है आपको, इस गैप को हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये आपका ब्लू वाला पार्ट है, इस ब्लू वाले पार्ट को आप लिख सकते हो आपका माइलिन शीट। ये हुआ माइलिन शीट। एंड नीचे वाले पार्ट में मैंने आपको बताया स्नेप्टिक नोब हुआ। एंड इस टर्मिनल पार्ट को बोलेंगे हम आपका एक्सोन टर्मिनल। बताओ डायग्राम में सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट होता है आपका साइटोन मीन सेल बॉडी वाला पार्ट, नीचे आएगा आपका एक्सोन, एक्सोन के नीचे आएगा आपका एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन और एक्सोन का जो एंड वाला पार्ट है उसको बोलेंगे हम एक्सोन टर्मिनल। न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन को बोलेंगे एक्सोलेमा, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म उसको बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है निसल्स ग्रैन्यूल्स, जिनका काम होता है आपका प्रोटीन का सिंथेसिस करना। जो आपके सेल है उसको प्रोटीन की जरूरत होती है, इसलिए प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। क्लियर। फिर आपके होते हैं यहाँ पे डेंड्राइट्स प्रेजेंट। ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, इन डेंड्राइट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके न्यूरोफाइब्रिल्स। डेंड्राइट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स। न्यूरोफाइब्रिल्स का एक मेन काम होता है, ये इम्पल्स को ट्रांसमिट कराने में अपना रोल प्ले दिखाते हैं। अपना पूरा फंक्शनिंग किसको, इम्पल्स को ट्रांसमिट कराने में ये दिखाते हैं। इनके अंदर भी निसल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो अभी अपना काम नर्व इम्पल्स को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करने का यहाँ पे काम कर देते हैं। फिर ये जो मैं एक्सोन वाला पार्ट बोल रही हूँ, नीचे वाला पार्ट, ये एक्सोन क्या है, आपकी साइटोन का ही एक पार्ट है जहां से एक्सोन अराइजेस हो रहा है। ये इसको मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाती हूँ। ये वाला पार्ट मैंने ऐसे ऐसे कुछ बनाया था ना यहाँ पे, मींस ऊपर वाला पार्ट तो क्या आपका सेल बॉडी वाला पार्ट जहां से नीचे एक्सोन अराइज हो रहा है। जैसे कि ये आप समझो ऐसे, ये मेरा क्या है साइटोन वाला पार्ट मीन सेल बॉडी वाला पार्ट। अब सेल बॉडी से नीचे स्टेम बन रहा है, तो बीच में आप इसकी नेक आ रही है नहीं आ रही है, जहां से अराइज हो रहा है, तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं एक्सोन हिलोक। दिस वन पार्ट इज नोन एज एक्सोन हिलोक। अब इसका काम क्या होता है एक्सोन हिलोक का, एक्सोन हिलोक आपका सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है न्यूरॉन का। न्यूरॉन का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, इट इज द पार्ट ऑफ साइटोन। ये साइटोन का वो पार्ट है जहां से एक्सोन अराइज होती है। अगर नहीं आपको याद रह पाएगा तो आप इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है आपका पार्ट ऑफ साइटोन वेयर एक्सोन अराइजेस। जहां से आपका एक्सोन अराइज हुआ है उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं आपका एक्सोन हिलो। बताओ सारी चीजें क्लियर हुई अच्छे से, यहाँ पे कोई डाउट अभी। बोलो
डायग्राम बना लिया, सारे पार्ट्स मेंशन कर लिए न्यूरॉन के बारे में। ये वाले 100 बिलियन न्यूरॉन्स होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है, लॉन्गेस्ट सेल होती है बॉडी की, एंड मेजॉरिटी ऑफ सेल्स आपकी कहाँ पे पाई जाती हैं, आपकी ब्रेन के अंदर पाई जाती हैं। ये फंक्शन जरूर आप लिख लेना न्यूरॉन्स के। लिखो चलो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलो अब देखो। अब यहाँ पे जो एक्सोन टर्मिनल वाला पार्ट है ना, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। एक्सोन टर्मिनल का काम ये भी होता है कि ये तो हमारी एक न्यूरॉन हो गई। अब हमें पता है कि एक न्यूरॉन तो बहुत छोटी सी होती है ना। अब क्या है कि आपका हैंड पे आपने टच किया, तो हैंड से लेके क्या एक ही न्यूरॉन दौड़ लगाती है कि यहाँ से गई एंड फिर वो पहुंच जाती, मतलब वही ट्रांसमिट होते हैं, वो नहीं ट्रांसमिट हो। 100 बिलियन न्यूरॉन्स का मतलब ये हुआ, सपोज मेरी एक ये न्यूरॉन है, ठीक है। ये न्यूरॉन ये नहीं कि आपका स्किन से लेके यही ब्रेन तक दौड़ रही है, ऐसा नहीं होगा। ये अटैच्ड होती है किसी दूसरे न्यूरॉन से ऐसे। फिर ये आ गई मेरी थर्ड न्यूरॉन, फिर ये आ गई मेरी फोर्थ न्यूरॉन। ऐसे पूरा का पूरा एक नेटवर्क बना रहता है न्यूरॉन्स का। तो सपोज करो ये आपके अटैच्ड है स्किन से। अब स्किन से इसने फील किया ट्रांसमिट, इसने क्या किया, पहले वाले को दिया, फिर ये यहाँ से गया, फिर इसने इसको दिया, फिर इसने इसको दिया, फिर इसने इसको दिया। इस टाइप से आपके सिग्नल्स मींस एक के थ्रू अटैच्ड रहती हैं सारी न्यूरॉन। अभी अटैच किसके थ्रू रहती है, इस एक्सोन टर्मिनल के थ्रू। तो इस एक्सोन टर्मिनल का काम क्या होता है, दीज मीट द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। जैसे कि ये आपका यहाँ वाला मैं एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पे तो होगा एक्सोन टर्मिनल, यही तो हुआ आपका एक्सोन टर्मिनल वाला पार्ट। अब ये किसी दूसरी न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है, साइटोन वाला पार्ट है। इसके पास भी क्या है, ये रही आपके यहाँ पे डेंड्राइट्स। तो इसका मतलब ये एक्सोन टर्मिनल वाला पार्ट किसी दूसरे के डेंड्राइट के साथ कनेक्शन बना के रखता है, ताकि इम्पल्स यहाँ पे आया तो इम्पल्स यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट हो पाए, या फिर यहाँ से यहाँ। इस टाइप से हमेशा डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन यूनिडायरेक्शनल होता है। अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, इधर से इधर ऐसा नहीं होता है, सिर्फ ये यूनिडायरेक्शनल होता है। अगर सेंसरी जा रही है तो इस डायरेक्शन में जाएगी, मोटर आ रही है तो इस डायरेक्शन में जाएगी। तो हमेशा इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होंगे, ऐसे ट्रांसमिट, एक डायरेक्शन, ठीक है। तो एक्सॉन टर्मिनल किसी दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ कनेक्टेड रहता है। एंड इसके सपोज यहाँ पे मैंने बना दिया एक और, ये इसके डेंड्राइट्स हैं, तो इसके डेंड्राइट और इसके एक्सॉन टर्मिनल के बीच में जो गैप बनता है, इस गैप को हम बोलते हैं स्नेप्स। दिस गैप इज नोन एज स्नेप्स। एंड इसी स्नेप्टिक नॉब, जहाँ पे क्या है स्नेप्टिक नॉब ये बन रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, इस स्नेप्टिक नॉब के पास प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका रोल आप जब मैं कंडक्शन समझाऊंगी ना वहां पे पता लगेगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है यहाँ पे। और इसके साथ साथ कुछ इसके पास सिक्रेटरी वेसल्स भी होते हैं जो अपने अंदर से केमिकल मैसेंजर सिक्रेट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सिक्रेटरी वेसल्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं जो आपका कंडक्शन कराने में काम करते हैं। आ गया यहाँ तक समझ में, बोलो जल्दी से। चलो फिर अब हम चलते हैं आगे, इतना समझ में आ गया है तो। अब देखो मैंने बताया आपको एक्सोन वाला पार्ट। एक्सोन कौन सा पार्ट है, आपके ट्री का स्टेम वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। ऊपर आपका सेल बॉडी, नीचे आपका रूट्स। तो अब मुझे इस एक्सोन वाले पार्ट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। अब देखो कैसे मुझे इसको डिटेल में पढ़ना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। एक्सोन को ना मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। कैसे डिवाइड करूंगी, अब देखना यहाँ पे। पहला मैंने इसके अंदर लिखा आपका माइलिनेटेड एक्सॉन, और एक मैं बोलती हूँ यहाँ पे होता है नॉन माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने अभी देखो आपको बताया एक्सॉन के ऊपर एक माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। तो उसी माइलिन शीथ, तो जिसके ऊपर वो माइलिन शीथ प्रेजेंट है उसको तो हम क्या बोलेंगे, आपका माइलिनेटेड बोलेंगे। और जिसके ऊपर वो शीथ प्रेजेंट नहीं है उसको नॉन माइलिनेटेड बोलेंगे। इज दिस ट्रू और नॉट,
बताओ, ये सही बोल रही हूँ मैं या नहीं बोल रही हूँ? अब एक चीज हमेशा देखना, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड हमेशा याद रखना, दोनों के पास शेवान सेल्स तो होंगे ही होंगे। ये हमारे बना दिए मैंने शेवान सेल्स। शेवान सेल्स क्या करते हैं, सिर्फ आपका ना ये सोल्टेट रिकंडक्शन करा देते हैं, जंप जंप करके न्यूरॉन्स जाएंगे। अगर एक तो न्यूरॉन ऐसे नॉर्मल ट्रैवल कर रही है, एक न्यूरॉन आपका ऐसे ट्रांसमिट हो रही है ऐसे जंप करके, तो कौन जल्दी पहुंचेगी, किसकी स्पीड फास्ट होगी? जो नॉर्मली चल रही है और एक जंप कर करके चल रही है। सब स्टेयर्स पे चलते ना, तो एक एक स्टेप्स वहां पे एक एक स्टेयर को क्या कर देते हो, मिस करके के चलते हो, करते हो नहीं करते हो? तो उसमें आप जल्दी पहुंचते हो, फिर एक नॉर्मल चल रहा है उसमें ऑब्वियसली आप बोलोगे कि यहाँ पे हम एक एक स्टेप छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे तो आ जाती है आपकी क्या, शेवान सेल्स आ जाती हैं बीच में। अब जहां पे शेवान सेल्स आ जाती हैं तो वहां पे आपका इम्पल्स क्या करेगी, उसको मिस करके नेक्स्ट वाले पे जंप कर जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ पे, इसलिए बीच में गैप प्रेजेंट होता है। इसी गैप को हम क्या बोल रहे थे, नोड ऑफ रेनवियर। दिस गैप इज नोन एज नोड ऑफ रेनवियर, जिसकी वजह से सॉल्टेटरी कंडक्शन हम इसको बोलते हैं, जंप कर करके जब डालती है। बताओ, आया समझ में? अब माइलिनेटेड का मतलब क्या हुआ, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड मींस माइलिनेटेड आपका वो है जिसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट है बट डिसकंटिन्यूअस मैनर में, और नॉन माइलिनेटेड का मतलब कोई माइलिन शीथ है ही नहीं वहां पे, ऐसे ही होगा ना। ये भी मैंने बताया था, इसी को चलो लिख लेते हैं एक बार। तो मैंने बताया माइलिनेटेड, तो इसमें आप शेवान सेल्स तो देखो दोनों में होंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो। शेवान सेल्स यहाँ पे भी होंगी एंड आपकी यहाँ पे भी होंगी, क्लियर? बट अब डाउट कहाँ पे आएगा, ये जो माइलिन शीट है, माइलिन शीट आप समझ सकते हैं कि इंसुलेटेड लेयर होती है। इंसुलेटेड लेयर मीन्स आपकी वो लेयर जहाँ पे कोई इंसुलेटर क्या होता है, जहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता। एक कंडक्टर होता है और एक आपका इंसुलेटर होता है। कंडक्टर जो अपने अंदर से कंडक्शन करा देता है, इंसुलेटर नहीं करंट को पास ऑन कराता। तो जहां पे ये लेयर है, क्या वहां पे कोई कंडक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो माइलिनेटेड जो एक्सोन होता है उसके ऊपर डिसकंटिन्यूअस मैनर में होता है। अभी मैंने डायग्राम बना के भी आपको दिखाऊंगी कैसे ये डिसकंटिन्यूअस माइलिन शीट होती है। यहाँ पे नॉन माइलिनेटेड के अंदर शेवान सेल्स हैं बट नो माइलिन शीट, कोई माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होगी यहाँ पे। चलो बच्चों डायग्राम बना लेते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं ब्लैक कलर, ये ले लिया हमने ब्लैक कलर, ऐसे यहाँ पे भी बना लेते हैं। इसके ऊपर अब मैं बना देती हूँ आपका ये शीट, आपका मान लिया मैंने, हाँ ये बना दी मैंने शेवान सेल्स। तीन ही शेवान सेल्स इधर बना देते हैं ना, तीनों का इक्वल, दोनों लेयर्स को इक्वल इक्वल दे देते हैं, यहाँ पे दो दो बना लेते हैं। अब माइलिन शीट को चलो मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे ग्रीन कलर से। तो ये हो गई मेरी माइलिन शीट, हो गया माइलिन शीट यहाँ पे। और यहाँ पे कोई माइलिन शीट नहीं है। अब जहां पे माइलिन शीट है, क्या वहां पे चार्ज मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? कोई चार्ज नहीं मिलेगा। अब जहां पे नहीं है वहां पे तो चार्ज बना ही लेते हैं ना। यहाँ पे बना दिया मैंने पॉजिटिव, बाहर की साइड पॉजिटिव होता है ना, अंदर की साइड नेगेटिव होता है, ये बना दिया। अंदर की साइड मैंने बना दिया नेगेटिव चार्ज, तो ये वहीं पे ही होगा जहाँ पे माइलिन शीट नहीं है। अब यहाँ पे कोई माइलिन शीट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे पूरी पे चार्ज बनाना है मुझे, ऐसे। ये डिफरेंस होता है देखो। अब यहाँ पे अगर मैं कंडक्शन कराऊंगी किसमें, जिसमें डिसकंटिन्यूअस है, तो कंडक्शन कौन से वाला होगा, जो भी मैंने वर्ड यूज किया था सॉल्टेटरी कंडक्शन। यहाँ पे जाएगी इम्पल्स, फिर यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ पे जाएगी, सेम यहाँ पे।
तो अभी इसका नाम क्या था, ये तो थी आपकी शेवान सेल। ये जो बीच में गैप है जहां से कंडक्शन हो रहा है इसको बोलते हैं हम आपका नोड ऑफ डैम्पियर। यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे कंडक्शन होगा, कोई माइलिन शीट नहीं है। क्लियर? बताओ, आया समझ में यहाँ पे? अब एक और केस होता है, ये माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड आपका पाया जाता है पीएनएस के अंदर। कोई पीएनएस की फुल फॉर्म बताएगा मुझे क्या होती है? इसको ना मैं रफ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना आपको सीएनएस का भी बताना है कि सीएनएस में कैसे होता है। अभी आप तो पूछोगे नहीं कि मैम ये तो किस किस के अंदर होता है, कौन सी न्यूरॉन्स के अंदर होता है। अब मैंने बोल दिया पीएनएस में, तो आपके मन में आना चाहिए ना मैम सीएनएस में माइलिनेटेड होती है नॉन माइलिनेटेड होती है, वहां पे कौन सा केस होता है। इसका भी केस मैं आपको समझाती हूँ। अब देखो, जब मैं आपकी सीएनएस की बात करती हूँ तो सीएनएस के अंदर मोस्टली न्यूरॉन, वर्ड देखो मोस्टली मतलब मैं बात कर रही हूँ अब तो 95% के केस में आप ले सकते हो कि 95% यहाँ पे होती हैं आपकी माइलिनेटेड। एंड माइलिनेटेड में भी किस टाइप से होगी, क्या डिसकंटिन्यूअस होगी? नो, कॉन्टिन्यूअस होगी। कॉन्टिन्यूअस होती है यहाँ पे। तो अगर मैंने यहाँ पे लेयर बनाया तो जैसे कि चलो फिर से बना लेते हैं डायग्राम, ये बनाया मैंने, तो यहाँ पे ये पूरा माइलिन शीट ऐसे, तो जहां पे नहीं है जैसे कि सपोज इतना बड़ा गैप ऐसे यहाँ पे आ जाता है, सिर्फ एक ही जब में पहुंच जाता है आपका नर्व इम्पल्स सीएनएस के थ्रू, कॉन्टिन्यूअस वे में होती है। और ये वाली जो न्यूरॉन्स होती हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये वाली जो सीएनएस है इनके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ओलिगोडेंड्रोसाइट हम उनको बोलते हैं। इसके अंदर माइलिन शीट होती है, कॉन्टिन्यूअस वे में होती है। अब वो कॉन्टिन्यूअसली है तो कॉन्टिन्यूअसली सपोज यहाँ से ना इम्पल्स जनरेट हुआ एंड जहां पे उसको पहुंचना है एक ही स्टेप पे पहुंच जाएगा, फटाफट से पहुंच जाएगा एक स्टेप में। अब यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, उसको जंप जंप करके जाना पड़ रहा है नहीं। अभी सपोज करो यहाँ पे पूरी पे ऐसे माइलिन शीट होती है जैसे यहाँ पे है, तो फिर तो एक ही जंप में पहुंच जाता है, नहीं पहुंच जाता। जंप करने में एक्सपर्ट है ये इम्पल्स आपका, ठीक है। अब ये मत समझना कि मैम वो जंप करेगा तो उसको ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा ना, या फिर जंप ऐसे भी हो सकता है कि बहुत बड़ा डिस्टेंस है तो वो जंप ना कर पाए, ऐसा नहीं होता। जंप करने में एक्सपर्ट है आपका इम्पल्स, तो एक ही जंप में वो पहुंच जा रहा है ब्रेन के थ्रू, मतलब अगर वो सीएनएस के थ्रू चल रहा है, और सॉल्टेटरी मतलब बहुत सारे स्टेप्स लेके जा रहा है तो माइलिनेटेड के अंदर, और स्टेप्स ही नहीं ले रहा है कॉन्टिन्यूसली चला जा रहा है वो आपका नॉन माइलिनेटेड के अंदर। अब मैं अगर आपसे कंडक्शन की स्पीड की बात करूं कि स्पीड कंडक्शन की कहाँ पे ज्यादा होगी कहाँ पे कम होगी, तो यहाँ पे तो आप वेरी क्लियर हो कि मैम वेरी फास्ट होगी, वेरी फास्ट कंडक्शन स्पीड। कंडक्शन स्पीड सबसे ज्यादा फास्ट होगी। उसके बाद सेकंड केस में यहाँ पे होगी आपका फास्ट, मीन्स वहां पे वेरी फास्ट, तो यहाँ पे मैंने फास्ट लिख दिया। और इसमें एक और वर्ड जो मैं यूज करती थी आपका सॉल्टेटरी कंडक्शन, इसको हम बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन, जब ये जंप कर करके जाता है स्टेप बाय स्टेप। एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शेमान सेल प्रेजेंट है, कोई माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है। अब माइलिन शीट कोई प्रेजेंट नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पे स्लो कंडक्शन हो, धीरे 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 चलता रहेगा। बताओ समझ में आया स्पीड ऑफ कंडक्शन या कोई डाउट है? माइलिन शीट को लिख लेना, ये एक इंसुलेटेड लेयर होती है। माइलिन शीट आपकी होती है एक इंसुलेटेड लेयर। देख लिया एक्सोन वाला पार्ट डिटेल में पूरा, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर एक बार इसका रिकैप करते हैं देन आगे चलते। चलो यहाँ तक हो गया डन। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है इसमें टॉपिक वो आता है आपका टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स।
देखो पहले हमने वो नर्व्स के टाइप्स देखे थे कि दो टाइप के, सेंसरी नर्व्स और आपकी मोटर नर्व। अब एक और टाइप्स होता है आपका यहाँ पे, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ये भी आपका एनसीईआरटी में गिवन है, सो उसको भी पढ़ना पड़ेगा, स्किप तो नहीं कर सकते ना, पढ़ना पड़ेगा। चलो अब देखो इसके अंदर आपके आते हैं टोटल 5 टाइप्स। फर्स्ट, सेकेंड, आपका थर्ड यहाँ पे लिख लेते हैं, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन। फर्स्ट वन आएगा आपका नॉन पोलर न्यूरॉन्स, नॉन पोलर। फिर आती है आपकी यूनिपोलर, देन आती है आपकी सूडोपोलर, फिर आएगा आपका बाईपोलर, एंड लास्ट वन क्या बन जाता है आपका मल्टीपोलर। अब एक एक के बारे में लिखते हैं। देखो नॉन पोलर का मतलब ये हो गया, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर याद करो, एक पार्ट एक्सोन, एक पार्ट आपका डेंड्राइट वाला, मींस डेंड्रोन वाला पार्ट। तो नॉन पोलर न्यूरॉन्स, हम उन न्यूरॉन्स को बोलेंगे जिसके अंदर ना तो डेंड्राइट्स प्रेजेंट है नहीं एक्सोन प्रेजेंट है, मीन्स वो एकदम ब्रांच प्रोजेक्शन है बस उसके अंदर कुछ कुछ। और ये वाले आपका पाया जाता है सिलेंट्रेट्स के अंदर, पढ़ा है ना एनिमल किंगडम के अंदर आपने सिलेंट्रेट्स के बारे में। तो सिलेंट्रेट्स के अंदर आपका ये टाइप की न्यूरॉन्स पाई जाएंगी, जिसके अंदर क्या होगा, नो डेंड्रॉन एंड नो एक्सॉन। क्लियर ये। अब यूनी का मतलब क्या होता है, वन। अब वन आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे ओनली वन एक्सॉन प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक एक्सॉन प्रेजेंट होता है। एंड ये आपका पाया जाता है जब बेबी अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होता है, ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब बेबी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तब ये पाया जाता है। फिर आता है आपका सूडोपोलर। अब सूडोपोलर के अंदर क्या होगा, सिंगल प्रोजेक्शंस आपके साइटोन से अराइज होंगे और फिर वो डिवाइड हो जाएंगे एक्सोन और डेंड्राइट्स के अंदर, मीन सेल बॉडी से सिर्फ एक ही प्रोजेक्शन निकलेगा। सपोज मैं ये सेल बॉडी बना रही हूँ और यही डिवाइड हो जा रहा है एक्सोन के अंदर, एंड इसी के अंदर आपके बन जा रहे हैं, यहाँ पे अगर हम सेल बॉडी वाला पार्ट देखें इसके अंदर डेंड्राइट्स बन जा रहे हैं, एक ही जगह से अराइज हो रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे आपका सूडोपोलर। इसको लिख लेते हैं, सिंगल प्रोजेक्शन arise from cytron and then divide into axon and dendrite। अब इसका एग्जाम्पल पता है किसी को क्या होगा, एनी आइडिया? जो आपकी स्पाइनल कोड होती है ना, उस स्पाइनल कोड के अंदर डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती हैं आपकी सूडोपोलर्स, रूट गैंग्लियास के, डोर्सल रूट गैंग्लियास के अंदर ये प्रेजेंट होता है। गैंग्लियास भी ब्रांच ऑफ न्यूरॉन्स हम बोल सकते हैं ऑफ स्पाइनल कोड। क्लियर। अब बाईपोलर में क्या होगा, हर एक न्यूरॉन के पास एक एक्सोन होगा और एक डेंड्राइट होगा। बाईपोलर में आएंगे वो एग्जाम्पल। चलो इसका कलर चेंज कर लेते हैं, हमारी स्लाइड ज्यादा अच्छी दिखेगी, ब्लू ले लेते हैं। ईच न्यूरॉन हैज वन एक्सोन, एक एक्सोन हुआ, एंड वन डेंड्राइट, एक ही एक्सोन होगा एक ही डेंड्राइट होगा। एग्जाम्पल आपकी आईज, जो रेटिना होता है, रेटिना ऑफ आईज। आई थिंक ये चीज आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगी तो मैं वर्बली बता रही हूँ आपको। देखो ईच न्यूरॉन हैज वन एक्सोन एंड वन डेंड्राइट, एक एक्सोन होगा एक डेंड्राइट होगा। एग्जाम्पल है रेटिना ऑफ आईज। अब अगर मैं बात कर रही हूँ मल्टीपोलर की, मल्टीपोलर में बहुत सारे डेंड्राइट्स होंगे और एक होगा आपका एक्सोन, जो हम आपका सीएनएस में पढ़ रहे थे। वही तो देखा ना, ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस हमने बनाई थी साइड साइड में, तो क्या थी, डेंड्राइट से एक्सोन सिर्फ एक था। तो यहाँ पे आप लिखो सेवरल
डेंड्राइट बट वन एक्सॉन। इसका एग्जाम्पल आपका सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या फिर आप सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी आप इसको बोल सकते हो। आया यहाँ तक समझ में? अब आते हैं हम आपकी एनसीईआरटी पे। चलो चलो, अब आते हैं अपनी एनसीईआरटी पे। न्यूरॉन इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, ये जब हमने आपको स्ट्रक्चर बनाई थी वहीं पे लिखवा दिया था मैंने, ठीक है। अब न्यूरॉन क्या होता है? एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली इसके अंदर तीन मेजर पार्ट होते हैं, एक तो ऊपर सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। कौन कौन सा पार्ट? ये आपका सेल बॉडी, एंड ये आपके कौन से हो गए? डेंड्राइट्स, एंड दिस वन इज योर एक्सोन। नीचे वाला पार्ट होगा आपका एक्सोन टर्मिनल। क्लियर? द सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म, सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है विथ टिपिकल सेल ऑर्गेनेलीज एंड कंटेन सर्टेन ग्रैन्युलर बॉडीज, कुछ ग्रैन्युलर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स, जिसका फंक्शन भी मैंने आपको बताया था। क्या फंक्शन होता है इसका? प्रोटीन सिंथेसिस का। ये आपका करता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर यहाँ तक? प्रोटीन सिंथेसिस ये आपका करता है। देन short fibers which branch repeatedly and project out of cell body, छोटे छोटे ब्रांच जो कि आपके ब्रांच हैं, रिपीटेडली ब्रांच में है एंड सेल बॉडी से बाहर निकले, उनको क्या बोलेंगे हम? डेंड्राइट्स, जो कि देखो आपको यहाँ पे विजिबल है। ये रहा आपका निसल्स ग्रैन्यूल, जैसे सेल बॉडी। ये एनसीईआरटी की स्ट्रक्चर है तो इसका लेबलिंग आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। यहाँ पे एक पार्ट था आपका जहां से एक्सॉन और आपका साइटोन, मीन साइटोन से एक्सॉन जहां से अराइज हो रहा था, the part from where axon arises, this is known as axon hillock, जो कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है। ये आपका एक्सोन वाला पार्ट, इसके ऊपर पूरी प्रेजेंट होती है माइलिन शीट, उसके ऊपर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं शेवान सेल्स। दो शेवान सेल्स के बीच में होते हैं आपके क्या? नोड्स ऑफ रेनवियर। टर्मिनल वाले पार्ट को एक्सोन टर्मिनल, उसके सबसे बॉटम वाले पार्ट को बोलेंगे सिनेप्टिक नोड। तो ये हुई आपकी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। नेक्स्ट क्या होता है इसके अंदर? निसल्स ग्रैन्यूल्स, एंड दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। मैंने आपको लिखा था डेंड्राइट्स के अंदर भी निसल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज फाइबर्स ट्रांसमिट इंपल्स टुवर्ड द सेल बॉडी, सेल बॉडी की साइड में ट्रांसमिट करते हैं। सो द एक्सोन एक लॉन्ग फाइबर है, द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच, उसका डिस्टल सबसे नीचे वाला पार्ट है ब्रांच है, जिससे क्या निकल रहा है? ब्रांच को क्या बोल रहे थे? सिनेप्टिक नोड। सो ईच ब्रांच टर्मिनेट और एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन रही, नीचे की साइड बन रही थी ना बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, उसी को बोल रहे थे सिनेप्टिक नोड। विच पजेस सिनेप्टिक वेसिकल्स, जिसके पास सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जिसका रोल मैंने आपको बताया था जब हम इम्पल्स केमिकल ट्रांसमिशंस पढ़ेंगे। ये दो टाइप के ट्रांसमिशंस होते हैं, इम्पल्स दो टाइप से ट्रांसमिट होती है, एक होता है इलेक्ट्रिकली, एक होता है आपका केमिकली। केमिकली मींस केमिकल्स का यूज करके, इलेक्ट्रिकली जो माइलिन शीट पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसके थ्रू। So the axon transmit nerve impulse away from cell body to a synapse and to a neural muscular junction based on the types of axon and dendrites। axon जो अभी अभी हमने फ्लैट साइड में पढ़ा, एक्सोन न्यूरॉन को हमने 5 टाइप्स में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट। तो न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यहाँ पे 3 पार्ट्स लिखे हैं। मल्टीपोलर, एक एक्सोन है विद 2 और मोर डेंड्राइट्स, जो कि आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स मींस आपके सीएनएस में पाया जाता है। फिर आया बाइपोलर आपका। बाइपोलर क्या होता है? जिसमें एक एक्सोन एक डेंड्राइट, जो कि रेटिना ऑफ आईज में पाया जाता है। यूनिपोलर मींस सेल बॉडी विद 1 एक्सोन ओनली, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एक्सोन होगा, वो आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सोन, इसी के बेसिस पे 2 टाइप्स ऑफ एक्सोन जो मैंने आपको पहले पढ़ाई है। क्या? माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड पढ़ाया था ना। माइलिनेटेड में क्या होगा? आपका नर्व फाइबर्स आर evolved with Schwann cells which form a myelin sheath around the axon। उनके बीच में जो गैप होगा उसको नोड ऑफ रेनवियर बोलेंगे। Myelinated nerve fibers are found in spinal and cranial nerves के अंदर आपके पाई जाती हैं। Unmyelinated and closed by Schwann cell that does not form a myelin sheath around the axon and is commonly found in the autonomous and somatic neural system means आपका PNS। सीएनएस के अंदर होता है कॉन्टिन्यूअस माइलिन शीथ और पीएनएस में होता है एक जगह डिसकॉन्टिन्यूअस एंड कहीं कहीं पे प्रेजेंट ही नहीं होता है। यहां तक बताओ कोई भी डाउट हो आप लोगों को? सिंगल भी डाउट होगा तो जल्दी से पूछो, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट स्टार्ट करेंगे।
जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स ऑलमोस्ट 30-40, हाँ 30 मिनट्स में ये वाला पार्ट में फिनिश कर दूंगी। फिर इसके बाद आपका ना सीएनएस वाला पार्ट रह जाएगा पूरा। सीएनएस में हम क्या पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आपके सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ना है ना वो सारी चीजें। तो यहाँ तक क्लियर है ना सब कुछ। चले हम आपका नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होती हैं, उसका केमिकल कंडक्शन एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। चलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट प्रोसेस। देखो अब तक हमने अपना पूरा न्यूरॉन्स के बारे में देख लिया, न्यूरॉन्स किस टाइप की होती है, उनके स्ट्रक्चर, सारी चीजें हम वो पढ़ चुके हैं। अब जो मेन मैकेनिज्म आता है कि आखिरकार ये न्यूरॉन कैसे वर्क करती है, कैसे आपका स्किन से आपके स्पाइनल कोड तक जा रही है, स्पाइनल कोड से कैसे इम्पल्स को आपके लेके आ रही है, वही तो मेन प्रोसेस हमें समझना है ना यहाँ पे। वही स्टार्ट करता है। तो अब हमारा टॉपिक होगा मैकेनिज्म ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स का मैकेनिज्म, या फिर आप इसको बोल सकते हो मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। क्या आपका नर्व इम्पल्स का जनरेशन कैसे होता है और मैकेनिज्म कैसे होता है। तो अब इसमें पहली चीज आपको ध्यान रखनी, एक होता है आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में कैसे बोलूंगी, आपका एग्जाम्पल अगर मैं ले रही हूँ, चलो एक बार आप इसको देखो फिर मैं समझाती हूँ आपको। एक होता है आपका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का आपको ऐसे ध्यान रखना है कि आपके पास दो न्यूरॉन्स हैं। एक न्यूरॉन का मैं ले रही हूँ आपका पार्ट, कौन से वाला पार्ट ले रहे हैं, चलो सपोज हम उसका एक्सोन वाला पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में आएगा आपका सेकेंड वाली न्यूरॉन का एक्सोन वाला पार्ट। एक्सोन का जो टर्मिनल वाला पार्ट है वो किससे अटैच होगा, आपका नेक्स्ट वन वाले के डेंड्राइट से अटैच होगा। क्योंकि हमें क्या करना है, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन, दो न्यूरॉन्स के बीच में ट्रांसमिट कराना है अपने इम्पल्स को। जैसे कि सपोज करो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे सामने कोई पर्सन भी खड़ा है, तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मुझे वो इन्फॉर्मेशन दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करनी है, ठीक है। तो मेरे पास ट्रांसफर करने के लिए दो तरीके हैं। मैं क्या कर सकती हूँ, उसको मैसेज कर सकती हूँ, या कोई पेपर पे लिख के उसको लेटर दे सकती हूँ। दो मेथड है ना मेरे पास, मैसेज कर सकती हूँ और एक पेपर पे लिख के मैं उसको दे सकती हूँ। तो अब यही चीज आपके न्यूरॉन करती है। आपके पास दो न्यूरॉन्स हैं, एक न्यूरॉन के पास इंफॉर्मेशन है, उसको कहीं से कोई इंफॉर्मेशन पता लगी, अब उसको वो इंफॉर्मेशन दूसरी न्यूरॉन तक ट्रांसमिट करनी है। फिर वो सेकंड वाली थर्ड वन फोर्थ वन, ऐसे ही करके पूरी की पूरी, जैसे होता है ना क्लास में कोई भी एक न्यूज आ जाए कि आज टीचर एब्सेंट है, एक बच्चे को पता लगता है पूरी क्लास में फैल जाता है, एक दूसरे को बताता है, दूसरा थर्ड वन फोर्थ वन फिफ्थ वन, ऐसे ही करके पूरी क्लास में पहुंच जाते हैं इन्फॉर्मेशन। वही हमें यहाँ पे कराना है कि न्यूरॉन्स के अंदर भी इम्पल्स को, इंफॉर्मेशन को कंडक्ट कराना, ठीक है। तो एक आपका पार्ट हम क्या लेंगे यहाँ पे, आपका एक पार्ट लेंगे एक्सॉन और एक लेंगे डेंड्राइट वाला पार्ट। चलो अब ये मेरे पास प्री सिनेप्टिक नर्व का कौन सा पार्ट हो गया, डेंड्राइट, ठीक है। अब मेरे पास आई आपकी दूसरी न्यूरॉन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। पोस्ट सिनेप्टिक में ये वाला कौन सा पार्ट होगा इसका, डेंड्राइट वाला, स्टार्टिंग वाला। इसको हम डेंड्राइट वाला नहीं मानते हैं, जस्ट अ सेकेंड, इसको आप लिखो एक्सॉन में। वो क्यों लिख रही हूँ वो मैं समझाऊंगी। इसको लिखो एक्सॉन, मीन्स यहाँ से एक्सॉन वाले पार्ट से आ रही है आपकी इंफॉर्मेशन। अब एक्सॉन से निकल के किसी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक जाना। अब देखो, अब इसके अंदर क्या होगा, स्नैप्स होगा, मींस ट्रांसफर ऑफ इम्पल्स। स्नैप्स आपके दो टाइप से हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज योर इलेक्ट्रिकल स्नैप्स, जैसे कि मैंने अभी बताया, मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है किसी दूसरे पर्सन को, तो मैंने क्या किया, उस इन्फॉर्मेशन को मैसेज के थ्रू अगर भेजा, मैसेज के थ्रू अगर मैंने भेजा तो मैं उसको बोलूंगी केमिकल स्नैप, बिकॉज वो फास्ट है। और सेकंड मैंने दिया उसको एक लेटर पे, पहले मैं लिखूंगी, लिखने के बाद फिर उसको दूंगी, वो आप मान लो इलेक्ट्रिकल वाला। तो दो मेथड्स है मेरे पास, सेम आपकी न्यूरॉन्स के पास भी दो मेथड्स है इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के, एक इलेक्ट्रिकल और एक आपका केमिकल। अब इलेक्ट्रिकल कैसे होता है, इलेक्ट्रिकल होता है सिर्फ एक ही न्यूरॉन के अंदर, मीन्स यहाँ से इम्पल्स यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे ट्रांसमिट हो रही है। अगर विद इन द न्यूरॉन अगर हो रही है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल। और अगर आपका एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन के बीच में हो रही है,
उसको बोलेंगे केमिकल स्नैप, जिसमें हमेशा रिक्वायर्ड होंगे हमें न्यूरो ट्रांसमीटर। और मोस्टली अगर हम बॉडी की बात करें तो आपके मोस्टली बॉडी पार्ट्स में केमिकल स्नैप्स के थ्रू होता है, मीन्स केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का। इतना समझ में आया? चलो अब आगे देखो। अब आते हैं कि आखिरकार नर्व इम्पल्स का जनरेशन होता कैसे है। अब उसके जनरेशन में कुछ फेजेस आती हैं, वो देखो। जैसे कि आपकी न्यूरॉन हो गई, अब न्यूरॉन के अंदर सपोज ये मेरे पास एक न्यूरॉन है और एक न्यूरॉन ये अभी मेरी क्या है, रेस्ट में है। मीन्स अभी जैसे कि मैं अभी रेस्ट में बैठी हूँ बिल्कुल, अगर सपोज अचानक से कोई आके मेरे को कोई पेन लगे करे या फिर कोई हॉट ऑब्जेक्ट आके मेरे हैंड पे टच हो जाए, तो मेरी न्यूरॉन्स को एकदम से क्या हुआ, फंक्शनिंग में आएगा। अभी न्यूरॉन्स रेस्ट में है बिल्कुल। अभी जब न्यूरॉन्स मेरी रेस्ट में है तो न्यूरॉन्स जो अंदर नेगेटिव चार्ज होगा एंड उनके आउटर पॉजिटिव, ये अभी मैं समझाऊंगी देखो आपको डायग्राम बना के। सिर्फ अभी ये समझो ये न्यूरॉन रेस्ट में है तो बिल्कुल रेस्टिंग फेज में बैठी है। अभी नेक्स्ट वन न्यूरॉन क्या है आपकी, ये वाले न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं एकदम एक्टिव मोड में है, दिख रही है ना आपको यहाँ पे एक्टिव मोड में। एक न्यूरॉन आपकी रेस्ट में है, अभी हमारी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन सेंड करने की तैयारी कर रही है। तो उस टाइम पे देखो क्या होगा कि अभी रेस्ट में है और अभी ये हमारी एक्टिव है, तो ये एक्टिवेट मीन्स इसके पास स्टिमुली आ चुकी है, आ चुकी है तभी तो ये एक्टिवेट होगी तभी अपना फंक्शनिंग करेगी। सेंसरी वाला इन्फॉर्मेशन लेके जाएगी, मोटर वाली इन्फॉर्मेशन लेके आएगी, कहाँ से, सीएनएस से बॉडी ऑर्गन्स तक या फिर कंसर्न्ड ऑर्गन तक। अब इसके अंदर क्या होगा वो देखते हैं। ये हमेशा रेगुलेट होता है सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू, वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। इसको हम खुद से हैंड रिटन डायग्राम बना के ही समझेंगे। चलो अब आते हैं हम अपना डायग्राम। पहले मैं आपको फेजेस बता देती हूँ। चलो सबसे पहले फेजेस में आप पढ़ो कि जो मैंने आपको बताया कि जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स एक कैसा मेथड है। दो इसके अंदर मेथड्स बताए, एक इलेक्ट्रिकल स्नैप्स और एक केमिकल। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका इलेक्ट्रो केमिकल प्रोसेस। दिस वन इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल स्नैप भी होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी होगा और केमिकल कंडक्शन भी होगा इलेक्ट्रिकल न्यूरॉन के अंदर ही होगा और केमिकल दो न्यूरॉन्स के बीच में होगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आती हैं। कौन कौन सी फेजेस आती हैं वो आप पढ़ते हैं। पहली फेज होती है आपकी रेस्टिंग फेज, जो मैंने अभी आपको लास्ट टू लास्ट स्लाइड में दिखाया था, जब न्यूरॉन बिल्कुल रेस्टिंग मोड में थी, मीन्स अभी तक कोई स्टिमुली नहीं आई है। तो उस फेज में हमारी न्यूरॉन कैसे बिहेव करेगी, किसमें, रेस्टिंग फेज में। यहाँ से नोट्स बहुत अच्छे से बनाने, पहले बता रही हूँ मैकेनिज्म से काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो रेस्टिंग फेज को ही मैं बोल सकती हूँ आपका पोलराइज्ड फेज। is also known as polarized phase। अब चलो बना लेते हैं। अब आपको पता है मैं पहले इलेक्ट्रिक वाला पढ़ा रही हूँ आपको, तो केमिकल वाले को भी भूल जाओ, जो भी सारा काम होगा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का ही होगा। सपोज ये मैंने बना दिया आपका एक्सॉन वाला पार्ट, इतना तो क्लियर है ना, विद इन द न्यूरॉन होगा, एक ही न्यूरॉन के बीच में ही होने वाला। तो ये क्या बनाया मैंने यहाँ पे, एक्सॉन वाला पार्ट बनाया। अब एक्सॉन के जो बाहर वाला पार्ट है उसको बोलती हूँ मैं ECF, मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बाहर जो होता है उसको बोलता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हमेशा याद रखना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं आपके सोडियम आयंस। अंदर की साइड क्या होगा, ICF, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अंदर की साइड प्रेजेंट होते हैं आपके पोटेशियम आयंस। बाहर होंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयंस और इंट्रासेलुलर में होंगे आपके पोटेशियम आयंस। डन यहाँ तक। अब यहाँ पे आता है कुछ चार्ज। जो आपकी एक्सोन मेम्ब्रेन होती है, इसमें आपने सुना है कि बाहर होते हैं पॉजिटिव चार्ज। जो लेयर है एक्सोन की, जो टर्म एक्सोलेमा है आपका, इसके बाहर की साइड तो होता है पॉजिटिव, अंदर की साइड होता है नेगेटिव। अच्छा क्या कोई बताना पसंद करेगा कि मैंने बाहर भी आपका सोडियम बनाया, अंदर पोटेशियम, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है,
तो फिर मैं ऐसे कैसे बोल रही हूँ कि बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव है? ऐसे क्या है, अंदर के अंदर नेगेटिव हो गया चार्ज, है तो अंदर भी पॉजिटिव ही ना। बताओ, सोचो जरा एक बार कि अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से अंदर आपका नेगेटिव हो रहा है, बाहर पॉजिटिव रह जा रहा है। क्योंकि अंदर आपके कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है। कैसे प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ये मैंने बना दिया प्रोटीन। तो अंदर आपके नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इनको मैंने लिखा नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। तो जो इंट्रासेल्युलर आपका फ्लूइड है उसके अंदर पोटेशियम आयन तो होते हैं, उसके साथ साथ नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब डिपेंड करेगा नेगेटिव चार्ज किस पे, इन नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स के ऊपर। अगर आपका जो पोटेशियम आयंस है वो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन से कम अमाउंट में प्रेजेंट है, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। अंदर वाली मेम्ब्रेन नेगेटिव बन रही है, इसका मतलब पॉजिटिव मींस पोटेशियम आयन ज्यादा है या नेगेटिव चार्ज प्रोटीन ज्यादा है? अंदर नेगेटिव चार्ज बन रहा है, मींस न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज प्रोटीन बच जा रहे हैं जिसकी वजह से अंदर नेगेटिव आ रहा है। अब अगर मैं क्या करूं, उसमें अंदर बहुत सारे पोटेशियम आयंस डाल दूं तो अंदर का चार्ज कैसे हो जाएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए अंदर क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट है जो अंदर को नेगेटिव रखते हैं। अब आप बोलोगे कि क्या मैम ये नेगेटिव चार्ज प्रोटीन भी मेम्ब्रेन के थ्रू आपका पास ऑन हो सकते हैं? नहीं हो सकते, बिकॉज जो आपकी एक्सोन मेम्ब्रेन होती है ये प्रोटीन्स के लिए इम्पर्मिएबल होती है, ये सिर्फ और सिर्फ आयंस के लिए ही परमिएबल होती है। आ गया यहाँ तक समझ में? चलो फिर अब यहाँ पे आपकी जो ये मेम्ब्रेन है इसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ चैनल्स, बना दे चैनल्स। ये देखो लेयर, मेम्ब्रेन छोटी रहती है हमारी, चलो थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, अब ये क्या बना रही हूं मैं, इसको भी अभी समझते हैं। ये है आपके लीक्ड चैनल्स, मीन जहां से हमेशा लीकेज होती रहती है। और हमेशा याद रखना लीक चैनल्स हमेशा ओपन रहते हैं, तो लिख लो इसको, लीक चैनल्स ऑलवेज ओपन। अब ये लीक चैनल्स का काम क्या है वो समझो। अंदर पोटेशियम है, बाहर सोडियम है, डन यहाँ तक। अब ये जो लीक चैनल्स है ना, ये लीक चैनल्स क्या करते हैं, हमेशा जो अंदर पोटेशियम है ना, इन पोटेशियम के लिए परमिएबल होता है। तो हमेशा ही पॉजिटिव पोटेशियम अंदर से निकल के बाहर घूमता रहता है, अंदर बाहर करता रहता है ये। तो यहाँ से पोटेशियम आपके बाहर जाते रहते हैं। अब ये जो मैंने एक अलग से चैनल बना दिया, ये चैनल है होता है आपका किसके लिए, सोडियम के लिए। तो बाहर से अंदर सोडियम आता रहता है, ये चलता रहता है। अब देखो, बाहर सोडियम है और अंदर पोटेशियम है और अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन भी है। और पोटेशियम क्या कर रहा है, पोटेशियम का को क्या चाहिए, एकदम फ्रेश एयर चाहिए, ऐसे मान लो, ठीक है। वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रहना चाहते हो, तो अंदर से निकल के बाहर जाता रहता है वो। तो अंदर से बाहर जा रहा है, ऑलरेडी वहां पे सोडियम भी है और पोटेशियम भी वहां पे जा रहा है, तो वहां पे तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा ही होगा ना। तो इसीलिए बाहर पॉजिटिव चार्ज रहता है, अंदर नेगेटिव रहता है, क्योंकि लीक चैनल्स हमेशा क्या करते रहते हैं, पॉजिटिव पोटेशियम बाहर निकलते रहते हैं। अब ये लीक चैनल ज्यादा परमिएबल होते हैं किसके लिए, पोटेशियम के लिए, इसलिए पोटेशियम ज्यादा बाहर निकल रहे हैं। आप ये भी तो बोल सकते हो ना मैम, इनके थ्रू सोडियम भी तो अंदर आ सकते हैं, आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। लेकिन इन्होंने लीक चैनल किया, इन्होंने अपना अपना पार्टीशन किया हुआ है कि मैं ये वाले जो लीक चैनल्स है पोटेशियम के लिए हैं, ये वाले लीक चैनल्स आपके सोडियम के लिए, ये करते रहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लो इनकी परमिएबिलिटी। स्पीड हाई तो नहीं लग रही है ना बढ़ाने की, कि कभी समझ में ना आप बोलो मैम सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पोटेशियम के लिए परमिएबिलिटी ज्यादा है किसकी, आपके लीक्ड चैनल्स की। डन। अब ये सेकेंड वाला जो मैंने यहाँ पे बनाया, इसको हम बोलते हैं आपका पोटेशियम सोडियम पंप। ये है आपका पोटेशियम सोडियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप बोल दो, बात तो एक ही है ना।
अब ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, अब ये लीक चैनल से देखो किसी की बात मानते नहीं है, इनको तो अपनी चलानी है, पोटेशियम बाहर निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन हमें तो अपनी न्यूरॉन को मेंटेन रखना है ना, उसको कंट्रोल में रखना है, तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए क्या कर दिया हमने, सोडियम पोटेशियम पंप्स लगा दिए हैं। अब ये सोडियम पोटेशियम पंप्स ने क्या करा, हमेशा ही क्या करेंगे, बाहर क्या रखे हैं हमारे, पोटेशियम आ रखे है ना, तो बाहर से पोटेशियम को उठाएगा, कितने पोटेशियम को उठाएगा, 2 पोटेशियम को उठाएगा, सेल के अंदर छोड़ देगा। अंदर क्या आ गए हैं हमारे, जो इस वाले चैनल के थ्रू आ रहे हैं, अंदर आ गए हैं सोडियम, तो ये अंदर से सोडियम को लेके आएगा बाहर, कितने सोडियम को लेके आएगा, 3 को लेके आएगा। फिर से ट्विस्ट आ गया यहाँ पे, मैम ये 2 को क्यों लेके जा रहे हैं, 3 को क्यों लेके आ रहा है, क्योंकि ये सोडियम पोटेशियम पंप में ना यहाँ पे 2 ही साइड्स प्रेजेंट है पोटेशियम के लिए, तो एक साइड 1 पोटेशियम, दूसरी साइड 2 पोटेशियम। अब सोडियम के लिए यहाँ पे 3 है, इसलिए ऐसा हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ये सब कुछ पहले से ही है। सोडियम पोटेशियम पंप में 2 अंदर जा रहे हैं पोटेशियम, 3 सोडियम बाहर है, ये ध्यान रखना है हमेशा कि 2 के पॉजिटिव कहाँ पे जाएंगे, इनसाइड, हमेशा सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू, और 3 सोडियम हमेशा आएंगे आउटसाइड, मींस ECF में, और ये होगा ICF में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इतना चीज समझ में आया या नहीं, बताओ जल्दी से। चलो, अब ये सोडियम पोटेशियम पंप ने काम तो हमने बता दिया, अब इसका काम क्या है, ये हमारे न्यूरॉन के आयनिक ग्रेडियंट को मेंटेन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लिख लो फंक्शन फिर इसका, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ आयनिक ग्रेडियंट। यहां तक डन सब कुछ, बताओ जल्दी से। अब ये जो हमारी रेस्टिंग फेज है, इसका एक पोटेंशियल होता है, इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू होती है -70 मिलीवोल्ट। मीन्स हमेशा जब भी आपकी न्यूरॉन रेस्टिंग फेज में होगी, तो अगर उसका आप मेम्ब्रेन पोटेंशियल निकालोगे ना कि बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव में कितना डिफरेंस है, तो -70 मिलीवोल्ट होता है हमेशा। अब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सबसे ज्यादा परमिएबल किसके लिए होता है, पॉजिटिव के लिए होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, पोटेशियम के लिए, सॉरी पोटेशियम के लिए सबसे ज्यादा ये आपकी परमिएबल होती है। डन बच्चा पार्टी, पूरा समझ में आ गया। अभी आपकी न्यूरॉन रेस्टिंग फेज में है। अब हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, जैसे स्टिमुली आएगी तो आपकी न्यूरॉन क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट कैसे होगी, जैसे स्टिमुली आएगी। तो अब इसके अंदर आया स्टिमुली, आ गई स्टिमुली। अब स्टिमुली आते ही एक्टिवेट हो जाएगी, डांस करने लग जाएगी। अब उस फेज को क्या बोलेंगे, ये तो हमारी रेस्टिंग फेज हो गई। अब सेकेंड फेज आएगी हमारी, सेकेंड फेज को हम बोलते हैं आपका डीपोलराइज्ड फेज या फिर डीपोलराइजेशन। अभी डीपोलराइजेशन में क्या होता है, वही याद रखो, आपकी स्टिमुलस आया, आपका स्टिमुलस आया। अब जैसे ही स्टिमुलस आया, पहले कितना था आपका 70 मिलीवोल्ट था, है नहीं था 70 मिलीवोल्ट। अब स्टिमुलस जैसे ही आएगा ना, तो इस -70 को ना अप्रोक्स -60 मिलीवोल्ट या फिर आप मान सकते हो 55 मिलीवोल्ट तक इसको कर देगा। -70 से करके इसको -60 तक कर देगा। अब जैसे ही ये हुआ, अब क्या डिफरेंस आएगा, फिर से मेम्ब्रेन को बनाते हैं, अच्छा सा कलर चूज करते हैं ताकि अच्छे से समझ में। यस, ये मेरी हो गई एक्सॉन, और इस एक्सॉन के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके ऐसे चैनल्स कुछ, अभी बताऊंगी कौन से चैनल्स होते हैं, ये डोंट वरी। यहाँ तक एक मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हूँ थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए। यहां तक हमारी चल रही थी रेस्टिंग, मींस
हमारा न्यूरॉन रेस्टिंग फेज में था। अब जैसे ही रेस्टिंग से स्टिमुलस आई, स्टिमुलस के आते क्या हुआ, यहाँ पे तो था बाहर पॉजिटिव, अंदर था नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव की कुछ कहानी चेंज हो जाएगी यहाँ पे, तो बाहर हो जाएगा नेगेटिव, अंदर हो जाएगा पॉजिटिव। ऐसा क्यों होगा, उसको भी तो समझेंगे ना, रीजन पता होना चाहिए। हो रहा है ये हमें पता है, लेकिन क्यों हो रहा है ऐसा। सही है इतना। अब ये जो चैनल्स बने हुए हैं, ये चैनल्स हैं आपके, इनको बोलते हैं हम आपका वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो कि आपके प्रेजेंट होते हैं एक्सोन के ऊपर, आपके एक्सोन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स। अब जैसे ही रेस्टिंग फेज से निकाल मतलब स्टिमुली आई, -70 मिलीवोल्ट से 60 मिलीवोल्ट तक हुआ, तो ये इन्होंने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे अपना मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब जैसे ही यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, आपका न्यूरॉन एक्शन फेज में आई। एक्शन फेज में आते ही जो आपके वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये क्या करेंगे, ओपन हो जाएंगे। एंड दीज आर परमिएबल फॉर सोडियम ओनली। आप इनको ओपन सोडियम चैनल्स भी बोल सकते हो, कि ये जो आपके सोडियम वाले चैनल्स है ना, ये ओपन हो जाएंगे। अब जैसे ही सोडियम वाले चैनल्स ओपन हुए, क्या हुआ, बाहर से सोडियम जल्दी से अंदर आएगा। पहुंचा दो जल्दी से अंदर, यहाँ से भी सारा सोडियम अंदर आ जाएगा। अब अंदर सोडियम आ गया तो अंदर चार्ज कैसा हुआ, पॉजिटिव। अब आप बोलेंगे मैम अंदर तो प्रोटीन था ना नेगेटिव चार्ज वाला, प्रोटीन था, लेकिन अब उस प्रोटीन के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, और न्यूट्रलाइज करने के बाद भी बहुत सारे चार्ज बच गया सोडियम वाला, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव दिखेगा ना। और बाहर कम हो गया तो इस वजह से नेगेटिव हो गया। तो अगर बाहर आउटर मेम्ब्रेन पे आपको दिखे नेगेटिव, अंदर वाली मेम्ब्रेन पे दिखे पॉजिटिव, तो डायरेक्टली समझ जाना वो डीपोलराइज स्टेट है, स्टिमुलस आ चुका है और हमारी मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो चुका है। यहाँ तक क्लियर। तो इसके अंदर अगर मैं बोलूं, आपकी मेम्ब्रेन कौन से आयंस के लिए ज्यादा परमिएबल है, रेस्टिंग फेज में पोटेशियम के लिए थी, और आपकी एक्शन फेज में किसके लिए परमिएबल है, सोडियम के लिए मोर परमिएबल है। इतना आपको ध्यान रखना है। उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट था, अब यहाँ पे हो जाएगा +30 मिलीवोल्ट। डन यहाँ तक। डीपोलराइज हो गया। अब डीपोलराइज होने के बाद नेक्स्ट फेज आती है, ये है आपकी सेकेंड फेज। अब थर्ड फेज पे आता है। थर्ड फेज होती है आपकी रीपोलराइजेशन, मींस आपकी जो न्यूरॉन डांस करने लगी है, उसको डांस से रेस्ट भी तो कराना है ना, वो थक जाएगी बहुत ज्यादा, तो इसको बोलते हैं हम रीपोलराइजेशन। अभी रीपोलराइजेशन में क्या होगा, वहां पे सोडियम चैनल्स ओपन हुए थे। अब जैसे ही आपका रीपोलराइज स्टेट में आएगी, तो आपके जो सोडियम चैनल है ना, क्लोज हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये होगा, मीन जैसे ही आपका +30 मिलीवोल्ट दिखा, बना +30 मिलीवोल्ट, आपके जो ये चैनल्स लगे हुए हैं सोडियम चैनल, ये हो जाएंगे क्लोज। कौन से चैनल ओपन होने चाहिए, अब पोटेशियम के चैनल्स ओपन होने चाहिए। तो दो कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई होंगी। पहली कंडीशन में होगा आपका इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल, जो सोडियम चैनल है वो बंद हो गए, और उसी के साथ साथ क्या हो जाएगा, ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल। पोटेशियम चैनल्स आपके ओपन हो जाएंगे, जो कि अंदर से बाहर मूव करेंगे, बिकॉज वो तो मैंने बताया था ना आपको, हमेशा बाहर ही रहना चाहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, अंदर मन ही नहीं लगता है उनका। तो फिर से चार्ज कैसे हो जाएगा, बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। तो हमारी नॉर्मल कंडीशन आ गई या नहीं आ गई, मीन्स नर्व इम्पल्स आपकी ट्रांसमिट होती चली गई। पहले आपका क्या होगा, रेस्टिंग फेज है, रेस्टिंग फेज के बाद आपका आएगा डीपोलराइजेशन। तो जैसे रेस्टिंग फेज से स्टिमुली आई, वहां से आपका क्या हुआ, डीपोलराइजेशन, फिर स्टिमुली वहां से
आगे एक्सॉन के आगे वाले पार्ट में ट्रांसफर होगी तो पीछे वाले का हो जाएगा रिपोलराइजेशन, फिर वो आगे वाले पार्ट में ट्रांसफर होगी, फिर उसका क्या हो जाएगा डीपोलराइजेशन, उससे पीछे वाले का रिपोलराइजेशन। स्टेप बाय स्टेप ये चलता रहता है। ये बन गया हमारा, तो हम क्या पहुंचा रहे थे बाहर, पोटेशियम। बताओ यहाँ तक क्लियर। अगर मैं इसकी परमिएबिलिटी की बात करूं, जब आपकी न्यूरॉन एक्सॉन रिपोलराइज